के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है नरेशन के तौर पे कि दुनिया के स्टार्ट में गॉड ने ह्यूमैनिटी को बनाया और उसके बाद उन्होंने जादूगरनियों को बनाया और फिर जो गॉड थे उन्होंने उनकी पावर विचेस के साथ बांट दी और फिर भगवान ने उन्हें अपनी पावर बांटने के बाद कहा कि मेरे प्लेस में तुम्हें उन लोगों की सहायता करनी है और उन्हें गाइड करना है जिनके पास कोई भी पावर नहीं है। तो इस सारी चीजों से जो विचेस थी वो अग्री हो गई और उन्होंने कसम खाई कि वो पूरी की पूरी अपनी जो लाइफ है वो डेडिकेट कर देंगी ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए और उनके साथ फ्रेंडशिप बनाई रहेंगी। फिर सीन प्रेजेंट डे पे आ जाता है और हमें बताया जाता है कि आज के समय में जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल भी विचेस को पसंद नहीं कर रहे होते हैं और वो तुरंत ही जैसे ही पता चलता है उन्हें कि ये विचेस है कोई भी लड़कियां तो उन्हें जान से मार दिया करते हैं। फिर एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जितनी भी विचेस पकड़ी गई थी ह्यूमंस के द्वारा वो उन सभी को फांसी की सजा सुना देते हैं और उसमें जो एक विचेस रहती है वो तुरंत ही कर्ज करती है ह्यूमैनिटी को कि तुम सभी मारे जाओगे। फिर उसके बाद उस विचेस को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है रेडिया एम्पायर सोल्साविया रीजन में जहाँ पे हमें एक बच्चा जो रहता है वो बोलते हुए सुनाई दिया जाता है कि क्या अभी तक हम बॉर्डर पे पहुंचे नहीं, मेरा पैर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा यहीं पे। लेकिन उसके साथ जो क्लोई लड़की रहती है वो बोलती है कि तुम अभी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा डिस्ट्रैक्शन मत पैदा करो क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जगह का पता करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो लड़का रहता है वो बोलता है कि क्लोई तुम अपनी मैजिक का यूज करके कम से कम यहाँ पे मौसम थोड़ा ठंडा तो कर सकती हो। तो जो लड़की रहती है क्लोई वो बोलती है कि तुम पागल मत बनो, मेरा जो मैजिक है इतना ज्यादा सस्ता नहीं है कि मैं कहीं भी उसे यूज करते चलूं। और फिर उसके बाद वो मैप देखने लग जाती है लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो जो लड़का रहता है वो तुरंत ही अपना फोन निकालता है और फिर उसके बाद उसमें गूगल मैप का यूज करते हुए वो लोकेशन का पता कर लेता है जहाँ पे ये लोग जाना चाहते हैं। तो ये चीज देख के वो जो विच रहती है वो तुरंत ही आ जाती है उसके पास में और गुस्से में बोलती है कि आखिरकार तुमने ऐसे कैसे कर लिया, तो ये कौन से जादू है जो मैं नहीं जानती। तो वो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि अरे ये कोई जादू नहीं है, ये तो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो चुकी है और क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा कम वजन कर दिया गया और इसमें बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है इसलिए इसे हमें कैरी करना भी बहुत ही आसान है। और वैसे भी जो पेपर मैप्स है वो आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा ओल्ड लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये सारी बातें सुन के जो वो क्लोई रहती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और वो सीधा एक जोरदार मुक्का दे मारती है उसको। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और वो जो लड़की रहती है फिर से मैप देखना शुरू कर देती है और तुरंत ही ये चीज देख के जो लड़का रहता है वो सीरियस हो जाता है और पूछता है उससे कि क्या हमें ऐसे ही भागते रहना होगा। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं विच हूँ तो आज के टाइम पे हमें ऐसे ही करके थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो जो लड़का रहता है वो तुरंत ही इस सारी चीजों पे बहुत ही ज्यादा उदास रहता है। तो जो लड़की रहती है तुरंत ही उसको हाथ देती है कंधे पे, बोलती है कि चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। और चलते चलते जो क्लोई रहती है वो लड़के को बोलती है कि मेरा बहुत ही ज्यादा बड़ा बड़ा सपना है, मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल भी जाऊँ और वहाँ के जाके एकदम ब्लेंड हो जाऊँ, मैं अपना एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हूँ। लेकिन वो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि देखो मुझे ये सब चीज से फर्क नहीं पड़ता स्कूल वगैरह से, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे अंडर में सीखते रहूँ। तो ये चीज सुनने के बाद वो जो क्लोई रहती है वो शर्माने लगती है और बोलती है कि देखो मैं ये सब चीज नहीं समझती तुम्हें। तो जो अडोनिस रहता है वो बोलता है क्लोई को कि तुम क्या सोच रही हो, आखिरकार तुम जो सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर इसी तरीके से ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। और फिर उसके बाद ये जो लड़का रहता है अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि जिन इंसानों के पास पावर नहीं है तो उन्हें हमें मिटा देना चाहिए। तो तुरंत ही क्लोई इस चीज को सुन लेती है और बोलती है कि क्या कहा तुमने। तो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। और फिर ये सारी चीजें हो ही रही होती है कि उतने देर में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे जो इंसान है वो यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए आ जाते हैं। तो तुरंत ही यहाँ पे जो अडोनिस रहता है इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं इन सभी को देखता हूँ। लेकिन जो क्लोई रहती है वो बोलती है कि नहीं ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुम यहाँ पे रुको, मैं उसके बाद इन सभी को मजा चखाती हूँ। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक शानदार सा अटैक आइस वाला इन सभी पे क्लोई कर देती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मेन किंगडम पे जहाँ पे हमें राजा दिखाया जाता है इस सिटी का। और वहाँ पे जो उसका एक आदमी रहता है वो तुरंत ही राजा को बोल रहा होता है कि देखिए हम यहाँ पे क्लोई को कैद नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एकदम आइस मैजिक वाली विच है, तो इसलिए हमारे हक का नहीं है वो। लेकिन हम देखते हैं कि जो राजा रहता है इस चीज को सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तूने कैसे कह दिया कि हमारे हक में नहीं है, ये हो के रहेगा, तू जा जल्दी से लेके आ। और फिर उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है। फिर सीन दोबारा से शिफ्ट हो जाता है वही क्लोई पे जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो क्लोई है उसने बहुत ही इजीली उन सभी लोगों को हरा दिया होता है अपने आइस मैजिक की वजह से। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जो अडोनिस रहता है वो बिल्कुल भी इस चीज से खुश नहीं होता है। तो क्लोई से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तो अडोनिस बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करती हो। तो जो क्लोई रहती है वो पूछती है कि क्या मैं करती हूँ। तो जो अडोनिस रहता है उससे बोलता है कि तुम मुझे कभी भी लड़ने क्यों नहीं देती, आखिरकार तुम मुझे लड़ाई नहीं करने दोगी तो फिर मैं सीखूंगा कैसे, तुम्हारा स्टूडेंट कहलाने का मुझे हक ही क्या हुआ। तो जो क्लोई रहती है वो बोलती है कि देखो ऐसी बात है कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं लड़ने देती क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड हो। तो जो अडोनिस रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है इस बात से और बोलने लगता है कि देखो मैं अगर लड़ूंगा नहीं तो मैं स्ट्रांग नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए तुमको सेफ्टी नहीं दे पाऊंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं तुमसे और फिर ये चीज वो बोलने का ट्राई कर रहा होता है। लेकिन जो
क्लोई रहती है तुरंत ही उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मैं भी तुमसे वही करती हूँ। और फिर हम लोग समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में थोड़ा कैसा रिश्ता हो चुका है। फिर ये सारी बातें हो ही रही होती है कि उतने देर में हमें दिखाया जाता है कि इन सभी का जो लोकेशन है एक तरह से जो इंसान थे वो लोग ट्रेस कर लेते हैं और फिर इन सभी को टेलीपोर्ट कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वही किंग के पास और हमें दिखाया जाता है कि जो किंग रहता है वो सारे जितने भी उनकी प्रजा रहती है उनके सामने आके कुछ भाषण दे रहा होता है और वो सारे लोगों को एक तरह से विचिस के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि बहुत पहले से हम सभी विचिस के लिए एकदम नॉर्मल लोग जैसे थे, वो हमारी मदद करती थी लेकिन हमें उन पे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता था और उनसे डर के रहना पड़ता था। तुम्हें ये नहीं लगता कि गॉड ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया था? और फिर ये सारी चीजें बोलते हुए बताना शुरू करता है कि लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं और हमने टेक्नोलॉजी से वो सारी चीजें हासिल कर ली है जो कि वो विचेस नहीं कर सकती है। इसलिए अब ये टाइम आ चुका है कि हम उन सारे विचेस को इरेडिकेट कर दे और उन सभी को खत्म कर दे। और ये सारी चीजें सुनने के बाद वहाँ के जितने भी लोग रहते हैं वो भी पागल हो जाते हैं और तुरंत ही एकदम जोश में चिल्लाने लग जाता है कि हाँ किंग, तुम्हें यही करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो वहाँ से थोड़ा सा हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही जैसे ही वहाँ से किंग हटता है तो क्लोई और अडोनिस वहाँ पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ये चीज देख के जो किंग रहता है वो एकदम भी अचंभित नहीं होता है, वो तुरंत ही बोलता है कि तुम कैसी हो क्लोई द विच। और फिर जैसे ही अडोनिस ये चीज देखता है तो वो तुरंत ही एकदम उस किंग की तरफ बढ़ जाता है और बोलते हुए कि क्लोई, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ इससे लड़के। लेकिन जो अडोनिस रहता है उसे आराम से जो किंग के गार्ड्स रहते हैं वो पकड़ लेते हैं। लेकिन ये सारी चीजें देख के जो क्लोई रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और फिर बोलने लगती है कि देखो तुम सारे इंसान हो, तुम भी एकदम अडोनिस की तरह हो, तो इसलिए मैं तुमसे बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं रखना चाहती, मैं तुम सभी को ही पसंद करती हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरे अप्रेंटिस को कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम सभी को तबाह कर दूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि जो क्लोई रहती है बहुत ही खतरनाक तरीके का ऑरा जनरेट कर रही होती है अपने चारों तरफ। लेकिन ये सारी चीजें हो ही रही होती है कि अचानक से जो क्लोई का ऑरा रहता है वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, जो चीज देख के जो क्लोई रहती है वो भी एकदम शॉक्ड हो जाती है। ये चीज देखने के बाद जो वो किंग रहता है वो बोलता है कि विच, तुम बिल्कुल भी नहीं जानती कि साइंस कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार यहाँ इंसानों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिससे वो आसपास के जितना भी जादूगर है उनकी ताकत खत्म कर सकते हैं। और फिर यही चीज बोलते हुए जो किंग रहता है वो क्लोई के पास आ जाता है और फिर वही एकदम सैड सा मोमेंट होता है, वो क्लोई के कपड़े फाड़ देता है और फिर उसके बाद उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। और ये सारी सीन जैसे ही सारे लोग देखते हैं तो वो तो एकदम पागल ही हो जाते हैं और फिर फोटो खींचना शुरू कर देते हैं उस क्लोई का। और जो क्लोई रहती है उसका हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर दिख रहा होता है, वो कुछ भी बिल्कुल कर नहीं पा रही होती है इन सभी के बीच में। तो ये चीज देखने के बाद जो अडोनिस रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत ही बोलता है कि मैं तुम सभी कमीनों को जान से मार दूंगा। वो तुरंत ही यहाँ पे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो किंग के गार्ड रहता है उसे आराम से रोक लेते हैं और जो किंग रहता है वो बोलता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा मच करता है मेरे बीच में, इसको जान से मार दो। लेकिन जैसे ही उसके लोग मारने जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि जो क्लोई रहती है वो तुरंत ही एकदम मॉडेस्टली रिप्लाई करने लग जाती है किंग को और बोलती है कि योर मैजेस्टी, ये सारी मेरी गलती थी, उस लड़के की कुछ भी गलती नहीं थी। और तुमने जैसा कहा था कि विचेस को हमें पूरा तरीके से खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो जो लड़का है वो बिल्कुल भी अलग है, ये ह्यूमन ही है और मैंने उसे किडनैप किया था और मैंने बड़ा किया था एक गुलाम की तरह, और वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, प्लीज उसे जाने दीजिए और एक गरीब बच्चे की लाइफ को बख्श दीजिए। वो बहुत ही बुरी तरीके से एकदम भीख मांग रही होती है किंग के सामने। और ये सारी सीन देख के जो अडोनिस रहता है वो शॉक्ड होता है, वो बोलता है कि स्लेव ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो कुछ जादू टोना करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा होता है। और हम लोग देखते हैं कि जो किंग रहता है ये सारी चीजें सुनने के बाद एक गन तान देता है क्लोई के ऊपर और जो क्लोई रहती है वो अपना अंत स्वीकार कर लेती है। और ये सारी चीजें जो रहता है अडोनिस के सामने हो रहा था और जो क्लोई रहती है मरने से पहले बोलती है अडोनिस को कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और फिर जैसे ही ये सारी चीजें वो बोलती है तो अडोनिस को अपना वो पुराना समय याद आने लग जाता है कि किस तरीके से क्लोई ने उसे अपनाया था जब उसके पास कोई भी नहीं था। और वो बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग जाता है और जैसे ही वो रोना शुरू करता है और क्लोई बोलती है कि आई लव, वो पूरा स्टेटमेंट दे ही नहीं पाती है कि उससे पहले वो जो किंग रहता है वो गोली मार देता है क्लोई को। और उसी के साथ अगल बगल के जितने भी लोग रहते हैं, जो सोल्जर रहते हैं, वो सारे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एकदम गोली चलाने लग जाते हैं और पूरा शरीर एकदम छन्नी छन्नी कर देते हैं क्लोई का और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। और ये सीन सारे लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पता नहीं है कि लोग कैसे जानवर हैं। और यहीं पे खत्म नहीं होता, वो जो लोग रहते हैं वो उस जो क्लोई है उसका गर्दन भी काट देते हैं और फिर उस गर्दन को दिखाते हुए जो किंग रहता है वो सारे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा एकदम प्रदर्शन करता है। और ये सारी सीन जो था अडोनिस बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में देख रहा होता है, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को बेबस महसूस कर रहा होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता और ये सीन बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो गया था। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ जो लड़कियां उन सभी को कैद कर लिया गया होता है और उसमें से कुछ लड़कियां ब्रेड के लिए लड़ रही होती है, लेकिन एक लड़की को ब्रेड नहीं मिल पाता तो उसकी दोस्त बोलती है कि तुमको
कुछ दिक्कत तो नहीं हुआ क्योंकि तुम्हें खाने के लिए नहीं मिला। लेकिन वो जो लड़की रहती है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है और बोलती है कि नहीं नहीं मैं बहुत ही ज्यादा मजबूत हूँ। लेकिन जो उसके सामने लड़की रहती है वो बोलती है कि मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ भी हो जाए ये इंसान लड़ना नहीं छोड़ेंगे और ये जो ह्यूमैनिटी तभी खुश होगी जब सारी की सारी जो विचेस है वो गायब हो जाएंगी। वो ये चीज बोलते हुए बहुत ही बुरी तरीके से रोने लग जाती है। तो ये चीज देख के जो सामने जो लड़की रहती है वो तुरंत ही हंसाने का कोशिश करने लग जाती है उसको और गुड्डे गुड़िया का खेल दिखाने लग जाती है और ये चीज काम भी करता है और वो लड़की हंसने लग जाती है। और उतनी देर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ गार्ड आ जाते हैं और उसके बाद नंबर 218 को बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पे कोई भी उठने के लिए तैयार नहीं होता है। तो हमें बताया जाता है कि ये वही लड़की है नंबर 218 जिसको हंसाने की कोशिश कर रही होती है पिंक बाल वाली लड़की। तो जो द्रोका रहती है, जो पिंक बाल वाली लड़की है उसका असल में नाम द्रोका होता है। तो वो द्रोका जो रहती है वो तुरंत ही देखती है कि असल में यही है जिसका नंबर 218 है। तो वो तुरंत ही वो उसका जो नंबर रहता है वो अपने ऊपर लगाते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये रही मैं, चलो मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो। और फिर जो कार्ड्स रहते हैं उसे लेके जाने लग जाते हैं। और ये सीन देखने के बाद वो जो लड़की रहती है जिसका असल में 218 नंबर रहता है वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है कि वो मेरा नंबर था, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पा रही होती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो वो द्रोका लड़की रहती है उसे वो गार्ड एक अजीब से आदमी के पास लेके चली गई होती है और वो आदमी जो रहता है वो द्रोका को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाऊं मैं, इसलिए तुम अनड्रेस हो जाओ। तो ये चीज सुनने के बाद जो द्रोका रहती है वो थोड़ा सा एकदम अजीब सा शक्ल बनाती है। तो वो जो लड़का रहता है वो बोलता है कि देखो ये जगह जो है वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से चलती है, तो इसलिए मैं उन्हें जिनके पास तुम जाने वाली हो उनको बिल्कुल भी निराश नहीं कर सकता हूँ। और तुम जानती हो कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो ऐसी ही आगे बढ़ी है और वो ऐसी ही बढ़ाई करने लग जाता है अपने जो कंट्री रहती है उसकी टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन के बारे में। फिर हमें पता चलता है कि असल में यहाँ पे जितनी भी छोटी छोटी विचेस रहती है उन सभी को बेच दिया जाता है कितनी लोगों के लिए। और वो जो आदमी रहता है वो इस लड़की को बेचने के लिए फोटो खींचने लग जाता है उसका, और जैसे ही वो अपलोड करने वाला होता है तो जो द्रोका रहती है तुरंत ही उसके हाथ में काट लेती है और उससे मोबाइल छीनते हुए वहां से भागने लग जाती है। तो जो आदमी रहता है तुरंत ही बोलता है अपने लोगों को कि जल्दी से उसके पीछे जाओ, उसको पकड़ के लाओ यहाँ पे। और फिर उसके बाद वो जो फोन रहता है उसका यूज करते हुए जो द्रोका रहती है वो बहुत सारे वॉइसेस का ट्राई करती है कि किसी तरीके से वो पूरे के पूरे जो जेल है उसको खोल दे उन सभी के लिए, लेकिन वो जो वॉइस था वो मैच ही नहीं कर रहा होता है। लेकिन फाइनली लास्ट में वो एक मिमिक करती है उस आदमी का आवाज, जिससे वो जितना भी वॉइस ऑथेंटिकेशन रहता है वो सक्सेसफुल हो जाता है और सारे के सारे जो जेल के दरवाजे हैं वो खुल जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद जितने भी गार्ड रहते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार ये सारे जेल के दरवाजे कैसे खुल गए। और जैसे ही जेल के दरवाजे खुलते हैं तो जो द्रोका रहती है वो तुरंत ही चिल्लाती है कि जल्दी से भागो यहाँ से, और फिर सारी जितनी भी विचेस रहती है वो वहां से भागना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद जो द्रोका रहती है वो उसी फोन का यूज करते हुए एक मेन दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो उसके अंदर जाके देखती है कि एक अजीब सा मूर्ति है और उसका ध्यान उस मूर्ति पे जा ही रहा होता है कि उतने देर में जो गार्ड्स रहते हैं उसका ध्यान भटकने का फायदा उठा लेते हैं और उसे कैद कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उसके बगल में से बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और उस रूम में पहुंच जाते हैं और तुरंत ही उस चीज को कंट्रोल करने लग जाता है जिसको गलती से द्रोका ने खोल दिया था। और वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि लगता है हमने बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया, ये तो मुसीबत हो गई। और हम लोग देखते हैं कि वो ट्राई तो करते हैं लेकिन वो जो एक दरवाजा होता है वो तुरंत ही खुल जाता है जिसमें से हमें एक इंसान पट्टियों में बंधा हुआ दिखाया दिया जाता है और हमें पता नहीं कि वो इंसान आखिरकार कौन है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो जो एक अनजान सा लड़का रहता है वो कैद से छूट चुका होता है और ये सारा सीन देखने के बाद जितने भी गार्ड्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाते हैं और उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो लड़का रहता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है और वो सोचता है अपने मन में कि मैं किसी को भी अभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो सीधा अटैक कर देता है इन सारे गार्ड्स के ऊपर। सारे गार्ड्स को मारने के बाद वो देखता है उसी लड़की की तरफ जिसे ये लोग गुलाम बनाने वाले थे और हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए कि ये इस लड़की को बचा लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जाता है और सीधा उस लड़की को भी गोली मार देता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एकदम शॉकिंग था। और ये सारा चीज देखने के बाद हमें यकीन हो चुका है कि ये लड़का और कोई नहीं असल में एडोनिस है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो प्रिजन में बहुत ही ज्यादा एकदम हलचल होने लग जाती है और सारे के सारे गार्ड्स को एकदम सतर्क कर दिया गया होता है कि जल्द से जल्द तुम्हें एकदम अटैक करने के लिए तैयार रहना है क्योंकि ये ड्रिल नहीं है, ये सही में रियल ऑपरेशन है। और ये चीज सुनने के बाद जितने भी गार्ड्स रहते हैं वो तुरंत ही भागा दौड़ी करना शुरू कर देते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक हायर ऑफिशियल के तरफ और हमें दिखाया जाता है कि वो हायर ऑफिशियल एक आदमी को ऑर्डर दे रहा होता है और वो ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने हथियारों को कम से कम लेवल 10 का रखना होगा, तभी तुम जाके उसे मार पाओगे। तो जो सामने आदमी रहता है वो बोलता है कि तुम चिंता नहीं करो क्योंकि मैं बहुत ही इजीली इस एम्पायर में शांति लेके आ जाऊंगा मेरे सुप्रीम पावर की मदद से। तो ये सारा ओवर कॉन्फिडेंस देखने के बाद उस मेजर जनरल के बगल में जो भी बंदी रहती है वो तुरंत ही बोलती है कि तुम्हें ये इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए और जैसा यहाँ पे भाई कह रहे हैं वैसा ही तुम्हें करना चाहिए। तो ये चीज सुन के वो जो आदमी रहता है वो बोलता है तो ठीक है मैं वैसा ही करूंगा जैसा कि हमें कहा गया है। और फिर उसके बाद वो वहां से चलने लग जाता है और फिर उसके बाद जैसे ही वो वहां से जाता है तो जो लड़की रहती है अपने भाई से पूछती है कि क्या आपको भरोसा है कि ये सही से काम कर पाएगा।
पाएगा? तो जो बहुत ही बड़ा ऑफिसर रहता है वो बोलता है कि मुझे इस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट है अपने काम में। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि वही जो एक अजीब सा आदमी रहता है जो उन लड़कियों को बेचना चाह रहा होता है, वो इस दृश्य को देख के बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड रहता है कि कैसे वो प्रिजनर जो था छूटने के बाद सारे के सारे गार्ड्स को मार दिया है। और वो यही सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की ने आराम से इस सारे के सारे गेट्स को कैसे खोल लिया। तो उसके लोग बताते हैं कि उसने बहुत सारे वॉइस कमांड्स ट्राई किए और उसका फाइनली वो वॉइस कमांड एक्टिवेट हो गया। तो ये चीज सोच के वो सोचने लगता है मन में कि मैं जानता हूँ कि ये सब चीज थोड़ा बहुत तो काम कर सकता है, लेकिन मेरा वॉइस कमांड इस प्रिजन के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो, क्योंकि उस प्रिजन में एसएस थ्रेट लेवल लॉन्ग टर्म प्रिजनर है और मेरा अथॉरिटी भी उसे नहीं खोलने की इजाजत देता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे खोला गया है। मैं पता नहीं कैसे क्या जवाब दूंगा अपने हायर अथॉरिटीज को। और ये चीज सोचते हुए वो बहुत ही ज्यादा चिंता में रह रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो अडोनिस रहता है वो शहर में आ चुका होता है और वो अपनी ताकत का यूज करते हुए एक बुलेट का यूज करता है, जिससे वो बुलेट को बहुत ही बड़ा बना देता है और पूरे के पूरे एक बिल्डिंग में बड़ा सा डैमेज दे देता है। और ये चीज बोलते हुए बोलता है कि मैं पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को तबाह कर दूंगा, मैं बदला लेके रहूंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दोबारा से वही प्रिजन पे और हमें दिखाया जाता है कि वही आदमी जिसे काम दिया गया था एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आ चुका था उस प्रिजन में और वो सारे के सारे जो बंदी बनाई हुई छोटी छोटी लड़कियां रहता है उन सभी को मार दिया होता है। और वो फिर अपने हायर अथॉरिटीज को बोल रहा होता है कि मैंने अपना काम कर दिया है मुझे, लेकिन यहाँ पे कोई भी लड़का नहीं मिला अभी तक और मैं इसका लिए जो भी जिम्मेदार है उसको अभी खत्म करने वाला हूँ। और वो ये चीज कहने के बाद उसी अजीब से आदमी को सीधा शूट कर देता है। फिर सीन दोबारा से वही मार्केट में शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो अडोनिस था उसने उस लड़की को असल में नहीं मारा होता है और वो जो लड़की रहती है वो भागते हुए मार्केट में आ चुकी होती है और वो सोच रही होती है इतना तबाही देख के कि क्यों मैंने वहां पे अडोनिस को रोका नहीं, मैं चाहती तो वहां पे उसे रोक सकती थी। इसे ऐसा लग रहा है कि अडोनिस को ये रोक लेगी, लेकिन अडोनिस इससे बोलने से तो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अडोनिस दिखाया जाता है जो कि मार्केट में ऐसे रैंडमली न्यूज देखते हुए घूम रहा होता है और उसे ये सारी चीजें देखने के बाद पता चलता है कि वो असल में 10 साल बाद इस नॉर्मल दुनिया में आ चुका है। और ये चीज देखने के बाद वो सोचने लगता है मन में कि मैं जो भी करने वाला हूँ उसके लिए क्लोई मुझसे बहुत ही ज्यादा खुश होगी और मुझे प्यार करेगी, क्योंकि ये मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। और ये चीज सोचते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और मन में बात कर रहा होता है। तो ये चीज देखने के बाद अगल बगल के जो लोग रहते हैं वो उसे थोड़ी अजीब सी नजर से देखने लग जाते हैं और फिर वो सोचता है मन में कि चाहे कितने भी साल बीत गए हो, लेकिन मैं वो उसकी आवाज, उसकी आंख और उसके जो बोल थे उन सभी को कभी भी मैं भूल नहीं पाऊंगा। और फिर ये सारी चीजें याद करते हुए वो एक समनिंग जुत्सु लिखता है, जिससे मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रोबोट आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने लग जाता है। और जैसे ही वो रोबोट बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने लगता है तो अगल बगल के जितने भी लोग रहते हैं वो पुलिस को कंप्लेन करने लगते हैं, लेकिन जो पुलिस रहती है उन्हें बिल्कुल भी इन सारी चीजों पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक से उन्हें भी ये चीज महसूस होने लगता है कि कुछ ना कुछ शहर में हो रहा है, तो वो तुरंत ही बाहर जाके देखते हैं तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। हमें दिखाया जाता है कि जो अडोनिस है वो बहुत ही ज्यादा एकदम तबाही मचाने लग गया होता है और अगल बगल कुछ भी नहीं देख रहा होता है। वो जितने लोग आ रहे होते हैं उनके सामने वो उसे कुचल दे रहा होता है और वो नफरत की निगाहें लेते हुए सीधा की सीधा एकदम एम्पायर की तरफ बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अभी एकदम ठीक हो ताकि मैं तुमसे बदला ले सकूं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही किला दिखाया जाता है राजा का, जहाँ पे जितनी भी मिलिट्री रहती है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक कर रही होती है कि इतना बड़ा सा एक कोई जाइंट जो कि अननोन है वो कैसे किले की तरफ बढ़ रहा है राजा को मारने के लिए। तो फिर वही हमें जो बड़े ओहदे वाला ऑफिसर रहता है वो फिर से दिखाया जाता है और वो सारे लोग को बोलता है कि अभी हमारे पास क्या रिपोर्ट है। तो उसके सारे लोग बताते हैं कि जो किंग है वो अभी उतने ज्यादा अच्छे हालात में नहीं है, तो हमें सारी की सारी चीजों को संभालना होगा। तो ये चीज सुन के वो बोलता है कि ठीक है, तो मेरी अथॉरिटी से मैं पूरे के पूरे एरिया में स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाता हूँ और सारे के सारे लोगों को तुम ये सारी चीजें बता दो। और फिर ये चीज बोल के वो चला जाता है उस रोबोट को आते हुए देखने के लिए। और जैसे ही ये दृश्य देखता है तो वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो चीज कैसे आखिरकार चल सकती है। तो उतनी देर में जो उसके बगल में उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि यहाँ पे मुझे पता चला है कि हमारे लोग गायब होना शुरू हो गया है। तो ये चीज सुनने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, तो मुझे लगता है कि हमें मैजिक सप्रेशन डिवाइस को अब एक्टिवेट करना ही होगा। वो तुरंत ही अपने सबऑर्डिनेट को बोलता है कि जल्द से जल्द मैजिक सप्रेशन डिवाइस को ले आओ। तो उसका जो सबऑर्डिनेट रहता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आखिरकार वो काम करेगा भी कि नहीं, क्योंकि वो 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो ये सुनने के बाद वो जो जनरल रहता है वो तुरंत ही अपनी बहन को बोलता है कि देखो वो एकदम नेशनल ट्रेजर है और अभी हमें उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, तो मैं ये सारी जिम्मेदारी तुम पे ही देता हूँ कि तुम उसे एक्टिवेट कर दो। तो ये चीज सुन के जो उसकी बहन रहती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं ये संभाल लूंगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही रोबोट के पास दिखाया जाता है अडोनिस के, जो कि लगातार तबाही मचा ही रहा होता है और अगल बगल के लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक होते हुए भाग रहे होते हैं और पूरे के पूरे जो स्टेट में इमरजेंसी की लहर दौड़ रही होती है। और इसी के साथ साथ जो मिलिट्री रहती है वो भी तैयार हो जाती है अटैक करने के लिए अडोनिस के ऊपर। वो टैंक लेके आ जाते हैं और सीधा फायरिंग करना शुरू कर देते हैं अडोनिस के ऊपर, लेकिन जो अडोनिस रहता है उसको
जरा सा भी चोट नहीं आता है इससे, और बल्कि उस टैंक से तो और भी ज्यादा डैमेज होने लग जाता है लोगों को। और इस सारी चीजों को देखने के बाद जो अडोनिस रहता है वो जवाब ही अपनी हमला करना शुरू कर देता है, और हमें बताया जाता है कि आखिरकार अडोनिस नॉन विच होते हुए भी कैसे जादू कर पा रहा होता है। हमें नरेट करते हुए क्लोई बताती है कि जो नॉन विच अगर यूज करना चाहते हैं मैजिक, तो उन्हें रिटर्न स्टाइल समनिंग मैजिक को ही यूज करना पड़ेगा। उन्हें इसे यूज करने के लिए मैजिक को बहुत ही अच्छी तरीके से जानना होगा और उसे एकदम सिंक्रोनाइज करना होगा अपने तरफ से, और फिर उसके बाद उसे एक अपने एक्सप्रेशन के तौर पे मैथमेटिकल तरीके से स्पेशल एक जादू की तरह निकालना होगा, और इसे मास्टर करना बिना एक बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट टीचर के बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। फिर ये सारी चीजें बताने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अडोनिस रहता है उसका गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा होता है। वो ये 10 साल पहले की बात को एकदम याद रखा हुआ होता है, और उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि ये सारे लोग जिनको वो आज मार रहा है कि वो 10 साल पहले थे भी कि नहीं, और उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही होती है, और वो पूरा का पूरा एकदम रैम्पेज के मोड में दिखाई दे रहा होता है हमें। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मिलिट्री की तरफ, और हमें दिखाया जाता है कि जो मिलिट्री है उसने ट्रैक कर लिया होता है कि आखिरकार अडोनिस कहाँ पे है, और वो तुरंत ही अपने सारे लोगों को बताते हैं कि अडोनिस जो है वो उस रोबोट के पाम पे है, तो जल्द से जल्द उन पे अटैक करो। और फिर जो एयरफोर्स है वो तुरंत ही आती है और अडोनिस के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करने लग जाती है, जिसके कारण जो अडोनिस है उसको तो थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन अगल बगल के लोग भी बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज ले लेते हैं। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है किंग की तरफ, और हम देखते हैं कि जो किंग है उनकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब होती है, और वो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सो नहीं पा रहा होता है। तो तुरंत ही अपनी वाइफ को पूछता है कि आखिरकार यहाँ बाहर हो क्या रहा है हमारे किंगडम में, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा नॉइज सुनाई दे रही है। तो जो उसकी क्वीन रहती है वो बोलती है कि आप सो जाइए, आप सिर्फ आधा घंटा ही सोए हैं, आपको अपनी चिंता देखनी चाहिए, वैसे भी हमारे पास बहुत ही सारे महान महान योद्धा है जो कि ये चीज संभाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जो वो किंग रहता है वो थोड़ा चैन की सांस लेता है और बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूँ कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि तुम मेरा हमेशा सपोर्ट करती हो। और ये चीज बोलते हुए उसकी अचानक से खांसी आने लग जाती है, और ये चीज देखने के बाद जो क्वीन रहती है तुरंत एकदम पैनिक में आ जाती है, और वो बोलती है कि जल्द से जल्द डॉक्टर को लेके आओ। तो जो किंग रहता है वो बोलता है कि तुम पैनिक में मत आओ, मैं अभी ठीक हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो मेरे साथ हो रही है वो मुझे कोई एक श्राप मिला है, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज का रिग्रेट नहीं है जो कि मैंने अपने लाइफ में किया है। तो गॉड आप ये चीज अगर चाह रहे हैं मुझे देना तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने धीरे धीरे सारे के सारे जो ह्यूमन रेस है उनको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते हुए देखा है, और उसी का यूज करते हुए मैंने विचेस को और आसपास के जितने भी पीसेस थे उन्हें खत्म कर दिया, क्योंकि उनके साथ रहते हुए जो ह्यूमैनिटी थी वो बहुत ही ज्यादा इवॉल्व नहीं कर पाती, और मैं चाहता था कि जो ह्यूमैनिटी है वो अपने पाथ पे चले। और फिर वो बोलता है कि मुझे इस चीज का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, और मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगने वाला इस सारी चीजों के लिए। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जो उसकी क्वीन रहती है वो बोलती है कि मैं सारी चीजें जानती हूँ, लेकिन आपका अभी हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और मैं जानती हूँ कि जो बारिश है वो आपके सारे जख्म हटा देगा। और ये चीज बोलते हुए वो किस करती है राजा को, और जो राजा रहता है वो बोलता है कि तुम अगर नहीं होती तो मेरा क्या होता। यही बकचोद दोनों के बीच में। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो आर्मी रहती है वो बैक एंड से देख रही होती है कि किस तरीके से जो अडोनिस ने उसने पूरे के पूरे जो उनकी फील्ड पे आर्मी गई हुई थी उन्हें बहुत ही ज्यादा एकदम जख्मी कर दिया और तबाह कर दिया है। लेकिन अचानक से उनका एक आदमी बोलता है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि कोई एक सिविलियन जो है वो अडोनिस के पास जा रही है। तो ये चीज सुनने के बाद जो मेन जनरल रहता है वो तुरंत ही शॉक्ड हो जाता है कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है अडोनिस के पास, और हमें दिखाया जाता है जो अडोनिस है उसने आखिरी आर्मी मैन को पकड़ा हुआ होता है अपने हाथों में, और फिर उसके बाद वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे ह्यूमैनिटी को खत्म करके रख दूंगा। तो वो जो आर्मी वाला बंदा रहता है वो बोलता है कि हमें लगता है कि तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था, तुम्हें छोड़ के हमने बहुत ही ज्यादा गलती किया। तो जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसी समय वो जो लड़की रहती है पिंक बाल वाली तुरंत ही दौड़ के आती है और बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो अडोनिस बिल्कुल भी। लेकिन जो अडोनिस रहता है सुनता नहीं और सीधा उसकी गर्दन में मोड़ देता है, और फिर उसके बाद आता है उस लड़की के सामने और बोलता है कि आखिरकार तुम्हें अपने आप को समझती क्या हो। लेकिन जो वो लड़की रहती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए वो लड़की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और उसका जाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दुखदायी है। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम इतने आराम से उसके बारे में मत बोलो, समझी? आखिरकार तुम्हें मुझे रोकना क्यों है? तुम क्या मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन हो ताकि यहाँ पे नेक्स्ट वेव आ जाए और मुझे जान से मार दे? वैसे भी जो इंसान है वो हमेशा गंदी तरीके से लड़ते हैं जैसा उन्होंने पहले किया था हमारे साथ। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि क्लोई का जाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा गम की बात होगी, लेकिन मैं उन सारे इंसानों जैसी नहीं हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि जो वो लड़की
लड़की रहती है वो भी एक विच ही होती है। तो ये चीज देखने के बाद जो अडोनिस रहता है तुरंत ही जमीन पे पटक देता है और उसे बोलता है कि तुम विच हो, आखिरकार विच कैसे जिंदा बच गई। तो जो रहती है लड़की वो बोलती है कि मैं किसी तरीके से जिंदा बच गई थी। तो ये चीज सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है फिर से उसको उठा लेता है गर्दन से और फिर उसके बाद बोलने लगता है कि आखिरकार तुम जिंदा बच गई थी, तो तुम जब वो समय हो रहा था क्लोई के साथ तो तुम उसे बचाने क्यों नहीं आई। तो जो लड़की रहती है तुरंत ही माफी मांगना शुरू करती है कि मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन उस समय मैं अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा एकदम तत्पर थी। तो ये चीज सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि अब माफी मांग के क्या फायदा, क्योंकि क्लोई तो चली गई है, अब वो वापस बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और ये चीज बोलते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं क्लोई को वापस ला सकती हूँ। तो ये चीज सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है तुरंत ही उसे जमीन पर पटक देता है और बोलता है कि तुम क्लोई का मजाक बना रही हो, तुम इस तरीके से मजाक बनाते हुए उसका नहीं रह सकती, और सीधा एक स्पेल करने के लिए तैयार हो जाता है उसके ऊपर। तो जो विच रहती है वो बोलती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी यादों को यूज करते हुए क्लोई को वापस ला सकती हूँ और हम उसे जिंदा कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद भी जो अडोनिस रहता है उसका एकदम गुस्सा ठंडा ही नहीं होता है और वो मारने के लिए तैयार हो जाता है अपने तलवार से उस विच को। तो जो विच रहती है वो फाइनली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है और एकदम सेम लाइक क्लोई की तरह ही बोलती है कि ठीक है, अगर तू ये चीज चाहती हो तो मैं यही करूंगी और तू मुझे मार दो। तो ये चीज देखने के बाद जो अडोनिस रहता है उसे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं क्लोई के और वो तुरंत ही एकदम पिघल जाता है और छोड़ देता है इस लड़की को। और फिर वो रोते हुए एकदम बोलता है कि क्या तुम सच में ला सकती हो क्लोई को जिंदा वापस इस दुनिया में। तो ये चीज सुनते हुए वो लड़की बोलती है कि हाँ मैं ला सकती हूँ और फिर एक हाथ बढ़ाती है अपनी अडोनिस की तरफ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही अडोनिस से वो हाथ मिलाने वाली होती है उतनी ही देर में दूर से जो एक स्नाइपर रहता है एक जोरदार शॉट दे मारता है उस लड़की को और वो लड़की की चीथड़े उड़ जाते हैं। और ये चीज देख के जो अडोनिस रहता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो दोरोका रहती है उसका जो फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहाँ पे उसके गांव को आग लगा दिया गया होता है इंसानों के द्वारा और उन पे लगातार अत्याचार किया जा रहा होता है। और उस समय जो दोरोका रहती है वो कुछ ज्यादा ही छोटी रहती है, तो वो अपनी आसपास की जितनी भी जादूगरनियां रहती है उनसे पूछ रही होती है कि आखिरकार ये हमारे साथ क्यों हो रहा है और इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके साथ जो एक जादूगरनी रहती है वो उसे बताती है कि हमें भी नहीं पता कि आखिरकार इंसान ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बस अचानक से आए और हम पे हमला करने लगे। तो फिर जो दोरोका रहती है वो बोलती है कि हम तो इन पे जादू करके रोक सकते हैं ना इन्हें। तो वो बताती है कि नहीं, इनके पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे हमारे जादू को रोक सकते हैं, तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद जो जादूगरनी रहती है वो दोरोका से रिक्वेस्ट करती है कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, लेकिन दोरोका मान नहीं रही होती है। तो वो उसे बहुत ही ज्यादा समझाती है और फिर उसके बाद वहाँ से भागने के लिए बोल देती है। तो जो दोरोका रहती है फाइनली मान जाती है और फिर वहाँ से भागने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसी दोरोका वहाँ से जाती है तो उसके साथ वाली जो जादूगरनी थी जो उसे समझा रही थी उसे इंसान गोली मार देते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग प्रेजेंट डे में आ जाते हैं जहाँ पे जो दोरोका है उसको गोली लग चुकी होती है स्नाइपर के द्वारा। और ये सारा सीन देखने के बाद जो अडोनिस रहता है वो दोरोका को बोलता है पकड़ते हुए कि नहीं, तुम अभी नहीं मर सकती, तुम्हें तो अभी बिल्कुल भी नहीं मरना है, तुम क्लोई को जिंदा करने से पहले नहीं मर सकती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो दोरोका रहता है उसका हालत बहुत ही ज्यादा एकदम नाजुक हो चुका होता है और उसके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है। वो लास्ट में कुछ कान में बोलना चाह रही होती है अडोनिस के कि जो विचेस है वो इतना ही बोलती है कि लेकिन उतना देर में हम लोग देखते हैं कि जो दूर वाला स्नाइपर रहता है और अगल बगल के जितने भी सिपाही रहते हैं वो सारे शूट करने लग जाते हैं दोरोका की बची कुची बॉडी पे। और ये सारी सीन देखने के बाद जो अडोनिस रहता है वो एकदम आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है कि तुम तो अभी तक बच नहीं पाई, तुम क्लोई को कैसे जिंदा करोगी। और ये चीज बोलते हुए एकदम पागल हो जाता है और जैसे ही देखता है वो अगल बगल इंसान है तो वो उन सभी को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो जो इंसान रहता है कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट रहता है और तुरंत ही शूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सीधा गोली चला देते हैं अडोनिस के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो अडोनिस रहता है वो एकदम कैजुअली उन सभी के जो अटैक रहता है उसको डिफ्लेक्ट कर देता है और सीधा उन्हीं के ऊपर अटैक कर देता है। उनके सारी जो बुलेट रहती है वो घूम के सारे जो सोल्जर्स रहते हैं उनको घायल कर देती है और बस एक ही सोल्जर बचता है वहां देखने के लिए। और ये सारे सीन जो दूर से इन लोग का जनरल देख रहा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये चीज को देखते हुए। और फिर उसके बाद दूर जो एक स्नाइपर बैठा हुआ रहता है वो इस बार अडोनिस पे निशाना ले लेता है जिसने दोरोका को मारा था और इस बार निशाना लेते हुए सीधा एकदम जोरदार स्नाइपर की गोली मार देता है अडोनिस के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो अडोनिस है उसको गोली जैसी टच होती है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करती है, लेकिन जो अडोनिस रहता है उसमें से बहुत ही आसानी से छूट जाता है। और अडोनिस इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्सा लग रहा होता है और वो सीधा उस जो स्नाइपर की बंदूक रहती है उसको बहुत ही ज्यादा बड़ा करके रिटर्न स्टाइल समनिंग जुत्सु करता है और सीधा एकदम जोरदार शॉट उसी स्नाइपर के ऊपर मार देता है। और वो स्नाइपर जो रहता है जैसे इस चीज को देखता है वो तुरंत ही बोलता है कि क्या ये सच में यही करने वाला है, और यही उसके वो आखिरी लफ्ज रहते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो स्नाइपर को आराम से चीरते हुए वो बड़ी वाली बंदूक निकल जाती है और ये सच में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाला मोमेंट था। और ये चीज करने के बाद जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि ये कीड़े इंसान मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते और ये इतना ज्यादा बन रहे मेरे सामने। और फिर उसके बाद जो अडोनिस रहता है वो धीरे धीरे बढ़ने चल जाता है, वही है जो आखिरी सोल्जर रहता है उसके पास, और बोलता है कि क्या तुम सोच रहे थे कि तुम पीस पालोगे क्लोई को मार के। और फिर ये सारी चीजें बोलने के बाद
बाद जो अडोनिस रहता है फाइनली उस आखिरी इंसान को भी मार देता है। और फिर जो जनरल रहता है इस चीज को देखता है, जैसे वो तुरंत ही अपनी बहन को फोन करता है और बोलता है कि आखिरकार उस फोटोन मशीन का हुआ क्या जो कि हमें इस जादूगर से जीतने के लिए हेल्प करेगी। तो ये चीज सुनने के बाद वो उसकी जो बहन रहती है वो तुरंत ही एकदम पैनिक में आ जाती है और फिर उसके बाद अपने सारे के सारे लोगों को बोलती है कि जल्द से जल्द इस फोटोन जो भी है इलेक्ट्रॉन जो भी मशीन है ये इसको चालू करो और फिर उसके बाद ताकि हम लोग जीत पाए उससे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो चालू करने का ट्राई करती है तो वहां पे साइंटिस्ट की जो डायरेक्टर रहती है वो उसे रोक देती है और बोलती है कि हम इस मशीन को ऑन नहीं कर सकते। तो जैसे ही वो चीज सुनती है तो तुरंत ही गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि मेरे भाई ने ये चीज बोला है करने के लिए, और वो तुरंत ही अपने भाई को फोन कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो जनरल फोन उठाती है तो वो डायरेक्टर को बोलती है कि देखो हम ये मशीन ऑन नहीं कर सकते। तो जो जनरल रहता है वो बोलता है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम लोग बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। तो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है कि देखो हम जो इंसान है बहुत ही ज्यादा इन्वेंशन करते हैं और हम लोग अपने इन्वेंशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो नेचर की हमें अभी तक नहीं पता चल पाई है और वो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। हम लोग अभी तक फोटोन की जो ताकत है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि वो कर भी नहीं पाएंगे हम लोग, इसलिए हम लोग इस मशीन को चालू नहीं कर सकते। तो जो जनरल रहता है वो बोलता है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहती हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जो डॉक्टर रहती है वो समझाती है कि तुम्हें याद है कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी फैली थी उन सोल्जर्स के ऊपर जो कि विच हंटिंग में शामिल हुए थे। तो जो जनरल रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे याद है, वो जो जितने भी सोल्जर शामिल हुए थे उस विच हंटिंग में उनके अंदर बहुत ही अजीब सी बीमारी हो गई थी जो कि हील नहीं हो सकी थी। तो डायरेक्टर बताती है कि मुझे लगता है कि ये जो मशीन है इसके अंदर से जो फोटोन की मात्राएं पैदा होती है उसकी वजह से हमारे जो ह्यूमन रेस है उसके अंदर भी बहुत ही एकदम अनबीटेबल बीमारी पैदा हो जाती है और जो कि ह्यूमन रेस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जितने भी सोल्जर उस विच हंटिंग के दौरान इस मशीन के कांटेक्ट में आए थे उन सभी की बहुत ही बुरी तरीके से जान चली गई थी। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद वो जो जनरल रहता है वो डायरेक्टर को बोलता है कि ये तो एकदम नई न्यूज सुनने के आ रही है मेरे पास। तो जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने ये सारी चीज को छुपा दिया था और आपको क्या लगता है कि जो भी उस लड़ाई में शामिल हुआ था विच हंटिंग में उन सभी का बहुत ही ज्यादा बुरा हालत हुआ है। तो ये चीज सोच के जो जनरल रहता है वो बोलता है कि इसका मतलब जो किम की हालत है वो भी उसी की वजह से है। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ वही उसकी वजह है। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जनरल रहता है फिर सोचता है कि आखिरकार हम लोग लड़ेंगे कैसे, और फिर हमें अडोनिस का सीन दिखाया जाता है जो कि एकदम मेनियस की तरह एकदम पागल हो चुका होता है और बदले की आग में और लगातार सारे के सारे सोल्जर्स को मार रहा होता है और बहुत ही बुरी तरीके से हंस रहा होता है। और ये सारी चीजें जनरल एकदम गुस्से में देख रहा होता है लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर सीन दोबारा से वही डायरेक्टर पे आ जाती है और हम लोग देखते हैं कि जो डायरेक्टर रहती है वो फोन पकड़ाते हुए कहती है उस जनरल की बहन को कि अब जाओ तुम्हारा काम यहाँ पे हो गया। लेकिन जो जनरल की बहन रहती है वो तुरंत ही फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे उसके भाई ने कहा था कि ह्यूमैनिटी की रेस अब तुम्हारे ऊपर टिकी हुई है, और ये चीज वो याद करती है और तुरंत ही उसको धक्का देते हुए डायरेक्टर को उस मशीन की ओर बढ़ जाती है। और ये चीज सोच रही थी मन में कि हम लोग इस बीमारी को खुला नहीं छोड़ सकते, हमें ये रिस्क लेना ही होगा, और सीधा बढ़ जाती है। तो जो डायरेक्टर रहती है वो अपने सारे के सारे लोगों को बोलती है कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। और फिर ये सारी चीजें बोलने के बाद वो डायरेक्टर खुद ही बढ़ जाती है यूकी के पास और फिर सीधा उसके पास जाके उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जो यूकी रहती है बिल्कुल भी रुकने के लिए तैयार नहीं रहती है और वो सीधा उस मशीन को चालू कर देती है। और हम लोग देखते हैं कि जैसी वो मशीन चालू होती है तो यहाँ पे जो अडोनिस एकदम अत्याचार मचाया हुआ था लोगों के ऊपर वो तुरंत ही उसकी जादू की छड़ी छूट जाती है उससे। और जैसी ये चीज जनरल देखता है वो तुरंत ही एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ये क्या हो गया, और वो तुरंत ही यूकी को फोन घुमाता है। और जैसे ही वो यूकी को फोन घुमाता है तो जो ठीटा रहती है डायरेक्टर वो उठाती है और फिर उसके बाद बोलती है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी खराब हो चुकी होती है उस मशीन के कांटेक्ट में आने से। तो जो जनरल होता है उसे थोड़ा सा शक होता है और वो तुरंत ही बोलता है डायरेक्टर को कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पे यूकी से बात करनी है, मुझे उससे बात करवाओ। लेकिन जो डायरेक्टर रहती है वो बोलती है जनरल को कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मशीन चालू की थी, अभी उसकी ताकत जा चुकी है तो तुम उसे मार सकते हो, तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा, दिखा दो हमारे नेशन की जो ताकत है। और ये चीज ऐसी वो बोलती है वो तो तुरंत ही वो जो जनरल रहता है अपने सारे के सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उस पर अटैक करो। फिर हम लोग देखते हैं कि जो अडोनिस रहता है ये देखता है कि जैसे कि उसकी छड़ी छूट गई है तो वो तुरंत ही अपनी छड़ी की तरफ भागना शुरू करता है। और जितने भी सोल्जर रहते हैं वो भी ये चीज देख के तुरंत ही उसके पीछे भागना शुरू करते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना देर से ये लोग गोली चला रहे थे लेकिन जैसे ही उसका शील्ड हट चुका है तो ये लोग गोली नहीं चलाते, उसके पीछे भाग रहे हैं। बताओ, मेरे को समझ ही नहीं आता। और फिर हम लोग देखते हैं कि जैसी जो अडोनिस रहता है उसके पास वो अपने छड़ी के पास पहुंचने वाला ही होता है कि उतने देर में एक जो सोल्जर रहती है लड़की वो तुरंत ही उसके पास पहुंच जाती है और सीधा उसकी गर्दन काट देती है और इतना ज्यादा ब्रूटल तरीके से मारती है अडोनिस को कि मेरे भी एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अडोनिस के आखिरी लफ्ज मरने से पहले ये होते हैं कि फाइनली अब मैं क्लोई से मिलने वाला हूँ। फिर जैसी वो लड़की उस अडोनिस का गर्दन काट के लेके आती है और सबको दिखाती है तो सारे के सारे जो लोग रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाते हैं। जो जनरल रहता है वो ये चीज देखने के बाद बोलता है कि तुम सभी को एकदम भी खुश होने वाली जरूरत नहीं है, तुम जल्द से जल्द उस इंसान को मेरे पास लेके आओ और उसकी बॉडी को चेक करेंगे हम लोग, तब जाके यहाँ पे खुश होंगे। और फिर उसके बाद वो अपने सारे अप्रेंटिस को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द जाओ तुम डायरेक्टर थीटा और वाइस डायरेक्टर यूकी को देख के आओ कि वो क्या कर रही है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वही डायरेक्टर और वाइस डायरेक्टर के पास और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा होता है।
फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि वही दोबारा से किंग इस रेडिया एम्पायर का आ चुका होता है और सारे के सारे लोगों को भाषण दे रहा होता है कि वो जो विच का अप्रेंटिस था वो अब फाइनली मर चुका है, उसने बहुत ही ज्यादा तबाही की और 10 साल बीतने के बाद भी हम इंसान पता नहीं लगा पाए कि आखिरकार वो इंसान होते हुए जादू को कैसे यूज कर रहा था। लेकिन फिर भी हमने दिखा दिया है कि जो रेडिया एम्पायर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है और जो जादू है उसके आगे ह्यूमन ही सबसे ज्यादा आगे हैं और हम इस दुनिया के सबसे महान रेसेस में से एक हैं। और ये सारी चीजें बकवास वाली भाषण वो दे रहा होता है और इसको देख के लग रहा होता है कि आखिरी एकदम स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, फिर भी इसको भाषण देना है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वैसे ही ये सारी तबाही के बाद नॉर्मल डे शुरू हो चुका होता है इस एम्पायर में और बच्चे भी स्कूल में जा रहे होते हैं। वहाँ पे जो हमें दिखाया जाता है कि एक बच्ची रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रही होती है इन सारी चीजों के होने के बाद। और फिर उसके बाद स्कूल बीत जाता है और हम लोग देखते हैं कि वो जो बच्ची रहती है वो सारे जो मरने वाले लोग रहते हैं उनके मेमोरियल के पास जाके प्रार्थना करते हुए बोलती है अपने मन में कि ये मरना भी बेकार है, वैसे भी इनका जो जॉब था नेशन को सर्व करना ही था, तो इतना हम लोग दुखी क्यों हो रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असल में इस लड़की का बॉयफ्रेंड मारा गया था उसी तबाही में, लेकिन ये जो लड़की थी वो बॉयफ्रेंड था उसको बचा ही नहीं और सीधा वहां से भाग गई जैसी मुसीबत देखी। और फिर ये चीज को याद करते हुए वो थोड़ा सा सोचती है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया, लेकिन ये जो आदमी था जिसने इतनी ज्यादा तबाही मचाई यानी कि एडोनिस, उसको फोटो देखने के बाद वो बोलती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये लड़का बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा है, सच में बहुत ही ज्यादा ठरकी है लड़की। और फिर ये चीज देखते हुए अचानक से पीछे से गवर्नमेंट का आदमी जो जिसका नाम ऑज रहता है इसे देख लेता है, तो ये चीज देख के लड़की डर जाती है और बोलती है कि अरे मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। तो ये जो ऑज रहता है वो बोलता है कि अरे तुम डरो मत, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद है ये तो कोई बात नहीं, तो फोटो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ, किसी को बस बताना नहीं। और फिर जो लड़की रहती है वो यहाँ से भाग जाती है और हम लोग देखते हैं कि लड़की जैसे ही वहां से जाती है तो ये जो ऑज रहता है पीछे से फोन कर देता है और बता देता है उस लड़की का लोकेशन और उसे पकड़ने के लिए बोल देता है। वो बोलता है कि ये लड़की पक्का टेररिस्ट से इन्फ्लुएंस हो चुकी है और इसको कम से कम मारने की सजा दे देनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रिक्ट रूल हो चुका होता है इन सारे लोगों के बीच में जो भी टेररिस्ट से दोस्ती रखेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीजें बोलने के बाद वो जो ऑज रहता है वो हेडक्वार्टर में फोन करता है और एक लड़की से बोलता है कि जल्द से जल्द हमें एनालिसिस करना होगा, मुझे जल्द से जल्द इसका रिपोर्ट ला के दो। और फिर वो जो लड़की रहती है वो कुछ कंप्यूटर में टाइप करते हुए बोल रही होती है कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ तुमसे कि मेरा ट्रांसफर करवा दो यहाँ से, वैसे भी तुम मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करते हो और ओवर टाइम करवाते हो, मैं इस सारी चीजों से तंग आ चुकी हूँ। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद वो जो ऑज रहता है बोलता है कि लेकिन मुझे अभी जो एनालिसिस चाहिए वो पहले बताओ, बाद में मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा। तो फिर ये चीज सुन के वो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि मेरे सारे एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि वो जो लड़का एडोनिस था उसकी जो बॉडी थी वो नकली है। और फिर हमें दिखाया जाता है इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा एकदम खुलासा कि जो एडोनिस है वो अभी तक जिंदा है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं कि जो एडोनिस रहता है वो बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और एक जगह पे वो कहीं अनजान जगह पे आया हुआ रहता है जिसके चारों तरफ से कुछ लड़कियां उसे घेरी हुई रहती है। और इतनी ज्यादा दर्द में देखते हुए एडोनिस को वो सारी लड़कियां जितनी भी रहती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और वो सोच रही होती है कि जो एडोनिस है यहाँ पे मुझे लगता है कि रह नहीं पाएगा, इसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और क्योंकि ये इंसान है तो ये ट्रैवल जो किया है डायमेंशनल उसके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम टफ होने वाला है। और यही सिर्फ चीजें बातें करते हुए ये लोग आपस में बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही होती है। उतने देर में इनकी एक क्वीन आ जाती है वहाँ पे जिनका नाम होता है मैडम ओफिलिया। और मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि ये सारी जितनी भी लड़कियां हैं और ये मैडम ओफिलिया है वो असल में जादूगरनिया में से एक है। और जैसे ही ये मैडम ओफिलिया आती है तो वो एडोनिस को बोलती है कि तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, तुम्हारा मकसद बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और फिर उसके बाद वो जाके एडोनिस के सर पे कुछ अपना जादू करती है जिसकी वजह से जो एडोनिस रहता है वो पुरानी ख्यालों में खो जाता है जो कि उसने क्लोई के साथ बिताए थे। और ये सारी चीजों को याद करते हुए वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है। और जैसे वो नॉर्मल होता है तो उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है कि किस तरीके से उसकी जान बची थी। उसे याद आता है कि जब वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था तब उसके बाद एक सामने उसकी लड़की आई थी उसे मारने के लिए, लेकिन उस लड़की ने उसे मारा नहीं था, उसने असल में उसकी जान बचाई थी। और उसने बोला था कि जो दोड़ोका है वो हमारे प्लान के हिस्से में से एक है और वो तुम्हें बचाना चाहती थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे चले जाओ जहाँ हम तुम्हें लेके जाना चाहते हैं और हम सभी क्लोई को भी जिंदा करना चाहते हैं। और यही सब चीजें वो बोल के जो एडोनिस रहती है उसको टाइम ट्रेवल या फिर कोई तरीके का ट्रैवल डायमेंशनल ट्रैवल करवा देती है और एडोनिस वहां से गायब हो जाता है। और उसके आगे का तो हमें स्टोरी पता है कि किस तरीके से उस लड़की ने फेक डेथ दिखाया था एडोनिस का। फिर फाइनली ये सारे फ्लैशबैक के बाद जो एडोनिस रहता है उसे होश आ जाता है और वो एकदम हाफते हुए अपने उस स्ट्रेचर से नीचे आ जाता है और एकदम रोने लग जाता है। उसे जैसे ही याद आता है ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल हो जाता है। लेकिन ये सारी चीजों को देखने के बाद जो मैडम ओफिलिया रहती है उसे आके एकदम गले लगा लेती है और फिर बोलती है कि थैंक यू फॉर रिस्किंग लाइफ, और तुम हमारे लिए लड़ रहे हो ये बहुत ही
ज्यादा एकदम अच्छी बात है और हम इसके बहुत ही ज्यादा एकदम शुक्रगुजार हैं। इस लाइन के बाद हमें पता चल जाता है कि असल में ये सारी जितनी भी है वो जादूगरनियां हैं, लेकिन जो अडोनिस रहता है उसे ये चीज सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है और तुरंत ही धक्का दे देता है उन्हें, और फिर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो कहाँ पे आ गया। लेकिन फिर वो थोड़ा देर तक एनालाइज करता है, उसे याद आ जाता है और समझ में आ जाता है कि ये जगह तो, और फिर उसके बाद जो मैडम ओफिलिया रहती है वो कंफर्म करती है कि हाँ ये जगह है किंगडम ऑफ विचेस। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो अडोनिस रहता है वो व्हील चेयर पे इधर से उधर उसे लेके जा रही होती है एक विचेस, और वो रास्ते में जाते जाते बहुत सारी चीजें देखता है कि किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा एक अलग सिटी है जिसमें विचेस आराम से एंजॉय करती है और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है इंसानों का। और इसी तरीके से वो ट्रेवल कर रहा होता है तो रास्ते में दो विचेस उसको मिलती है और उन्हें बोलती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो क्लोई को बहुत ही ज्यादा एकदम बुरा लगेगा। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है उस जादूगरनी को बोलता है कि तुम आखिरकार क्लोई को जानती हो? तो जादूगरनी बताती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसी ने मेरा बचपन में बहुत ही ज्यादा अच्छा ख्याल रखा था। फिर इसी तरीके से वो आगे और बढ़ते चला जाता है और फाइनली जहाँ पे उसे आना था वहाँ पे वो आ जाता है और वहाँ पे उसे मैडम ओफिलिया दिखाई देती है। और वहाँ पे जाने के बाद जो अडोनिस रहता है मैडम ओफिलिया से पूछता है कि आखिरकार तुम सभी का मकसद क्या है, तुमने मेरे साथ वो क्या किया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। और ये सारी सवालों को सुनने के बाद जो मैडम ओफिलिया रहती है वो थोड़ा सोचती है और फिर उसके बाद बोलती है कि मैंने तुम्हें इन्वाइट किया है यहाँ पे एक गेस्ट के तौर पे, और फिर वो उसे बुलाती है क्लोई अप्रेंटिस अडोनिस। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि तुम भी क्लोई को जानती हो? तो जो मैडम ओफिलिया रहती है वो बोलती है कि बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी जादूगरनियां और ये पूरा का पूरा किंगडम क्लोई के बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पावरफुल विच थी और बहुत ही ज्यादा काइंड और चीयरफुल में से एक थी। वो जो विच थी उसके अंदर आइस मैजिक की ताकत थी, लेकिन जो उसका दिल था वो ऐसा था कि वो सूरज को भी पिघला दे। वो एक ऐसी विच थी जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी थी हम सभी के लिए। और फिर उसके बाद वो बताना शुरू करती है कि जो जादूगरनियां हैं उनके लिए जादू बहुत ही ज्यादा पवित्र है और वो उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमारे देश में और हमारी कंट्री में किसी लड़के को जादू सिखाना बहुत ही बड़ा एक टैबू माना जाता है। लेकिन जो क्लोई थी उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया और एक ह्यूमन बच्चे को अपना अप्रेंटिस बनाया जो कि तुम थे। हम सभी ने उसे बहुत ही ज्यादा समझाने की कोशिश भी की थी कि वो ऐसा ना करे और वापस आ जाए इस किंगडम पे, लेकिन उसने हमसे एक ही चीज बोली, वो था आई एम सॉरी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है वो इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि क्या हम पिछली बातों को याद करना बंद कर सकते हैं? तो जो ओफिलिया रहती है वो बोलती है कि ठीक है, और फिर उसके बाद वो कुछ जादू करती है और फिर जो अडोनिस का एक जादू करने वाला जो पेन था उसे वहां पे ले आती है। जो चीज देखने के बाद जो अडोनिस रहता है वो भी शॉक्ड हो जाता है और तुरंत ही अगल बगल के सारे लोगों को धक्का देते हुए उसकी तरफ आना शुरू कर देता है अपने उस पेन को लेने के लिए। तो जो ओफिलिया रहती है वो बताती है कि ये जो क्विल है उसे फेदर ऑफ फीनिक्स की मदद से बनाया गया है और इसे तुम्हें क्लोई ने दिया था, है ना? और फिर ये चीज बोलते हुए जो ओफिलिया रहती है वो क्विल दे देती है अडोनिस को, और ये चीज लेने के बाद जो अडोनिस रहता है उसे बोलता है कि क्या तुम सच में क्लोई को जिंदा कर सकती हो? तो जो ओफिलिया रहती है वो बोलती है कि विचेस कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो ये चीज सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझा, लेकिन आखिरकार ये जगह है तो है क्या, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो ये चीज सुन के जो ओफिलिया रहती है वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट रियल्म है जो कि मैनकाइंड से बहुत ही ज्यादा परे है, जो कि एक साइलेंट स्टार पे बनाया गया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो एरिया रहता है विचेस का वो असल में मून पे बनाया गया होता है। और फिर ओफिलिया बताती है कि यहाँ पे जो विचेस थी वो 10 साल पहले आई थी ताकि वो मैनकाइंड से बच सके। और फिर हमें इस किंगडम का नाम बताया जाता है जो कि होता है लूना मिलिया। तो फिर उसके बाद वो बताती है कि जो मैनकाइंड है उसका साइंस ने बहुत ही ज्यादा बुरा हाल किया है और फिर वो बहुत ही ज्यादा बुरे बन गए हैं, और मुझे लगता है कि भगवान ने ऐसा जान के किया कि इंसानों को उस गोले में बंद कर दिया ताकि वो बाकी जगहों पे आ ना सके। तो ये चीज सुनने के बाद जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि भगवान असल में होते ही नहीं है, तुम फालतू की बातें मत करो। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत जो ओफिलिया रहती है फालतू की बातें करती है प्यार के बारे में, और फिर उसके बाद डार्क नेचर के बारे में ऐसी कुछ फालतू बातें करती है, और फिर फाइनली अडोनिस को दिखाती है ट्री ऑफ लाइफ जिसमें से असल में जितनी भी विचेस होती हैं वो पैदा होती हैं। तो ये चीज को देखने के बाद जो ओफिलिया रहती है वो पूछती है अडोनिस से कि तुमने इससे पहले देखा नहीं है क्योंकि तुम एक जादूगरनी के अप्रेंटिस थे? तो जो अडोनिस रहता है वो बताता है कि नहीं, ये मेरा पहली बार है, क्लोई ने मुझे बहुत ज्यादा बताने से मना कर दिया था विचेस के बारे में। तो फिर जो ओफिलिया रहती है वो बताती है कि विचेस के बस एक ही जेंडर होता है, हमारी जो जिंदगी पैदा होती है वो एक लौती जिम्मेदार है इस ट्री के, और ये आखिरी ट्री है जो कि हम अर्थ से ला पाए हैं। उसके बजाय जितने भी ट्रीज थे उसे ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और यही जो ट्री है जिससे विचेस का बर्थ और रिबर्थ भी करवाया जा सकता है। तो जैसे ही अडोनिस सुनता है कि रिबर्थ, तो वो एकदम सोचने लग जाता है क्या ये सच में क्लोई को वापस ला सकता है, क्या क्लोई सच में वापस आ सकती है, और ये सारी चीजें वो एकदम खो जाता है। तो फिर ओफिलिया जो रहती है वो बताना शुरू करती है
कि जो मैजिक है वो एक ऐसा चीज है जो कि तुम्हारे थॉट्स को तुम्हारे सामने लाने के लिए मजबूर करता है, और अगर तुमने इसे मास्टर कर लिया अपने रिटर्निंग समनिंग मैजिक को यूज करते हुए, तो तुम किसी भी चीज को सामने ला सकते हो अपने थॉट से। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी जो होता है वो सोर्स ऑफ लाइफ होता है, और अगर तुमने सारे जितने भी मेमोरीज थे क्लोई वाले इस फ्रूट के अंदर डाल दिया तो तुम समझ जाओ क्या होगा। तो जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ। तो जो ओफिलिया रहते हैं वो बताती है कि नो मैटर व्हाट, लेकिन तुम एक क्रूशियल पॉइंट हो क्लोई के रिजरेक्शन के लिए, और अगर तुम जब भी तैयार हो जाओ तो हम क्लोई को लाने की जिम्मेदारी को उठा सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो अडोनिस रहता है इसी तरीके से पेड़ के नीचे लेटा हुआ रहता है उस ट्री के, और बहुत सारी चीजें याद करने लग जाता है क्लोई के साथ जो उसने बिताई थी। और ये सारी चीजें वो कर ही रहा होता है कि उतने बीच में एक जादूगरनी उसके पास आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पे कुछ कहना नहीं आता। तो जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूँ। तो वो जो जादूगरनी रहती है वो बोलती है कि तुम सच में मजाक तो नहीं कर रहे हो, डोरोका जो थी वो तुम्हारी वजह से मर गए। तो वो जो अडोनिस था वो बोलता है कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं था, क्या ये तुम्हारा ही प्लान नहीं था कि मुझे यहाँ पे लाना और क्लोई को जिंदा करना, तो तुम मेरे को ब्लेम बिल्कुल भी मत करो इस चीज में। ये चीज बोलते वो वहाँ से जाने लगता है, तो तुरंत ही वो जादूगरनी उसे रोकती है और बोलती है कि हे तुम वहीं पे रुक जाओ, ह्यूमन सच में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं, तुम सच में बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम्हारी जो मास्टर है वो जिंदा हो सकती है, लेकिन हम कौन है, हमारी कोई जिंदगी नहीं होती, हमने अपनी जिंदगी यहाँ पे लुटा दी एक नॉर्मल से इंसान को बचाने के लिए, आखिर ऐसा क्यों है। तो जो अडोनिस रहता है तुरंत ही जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लोई को तुम अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहते हो, इसलिए तुमने मुझे बचाया है ना। तो ये चीज को सुनने के बाद वो जो जादूगरनी रहती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो। तो जो अडोनिस था वो बोलता है कि बेवकूफ की तरह बातें करना बंद करो, और फिर वो याद करता है कि किस तरीके से डोरोका ने उसे बताया था कि जितनी भी जादूगरनी है वो क्लोई को पाना चाहती है ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। और फिर उसके बाद वो बताता है कि जितनी भी जादूगरनियां हैं वो इस कंडीशन में यहाँ पे आराम से घूम सकती है बिना किसी प्रोटेक्टिव सूट के, तो यहाँ पे तुम्हें इस टाइटली जगह को बनाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है जो कि एकदम अर्थ जैसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। और मुझे लगता है कि ये बेसिकली ये केज है जो कि ह्यूमंस को रखने के लिए है। तो ये चीज सुनने के बाद तुरंत ही वो जो जादूगरनी रहती है एकदम शॉक्ड हो जाती है। फिर अडोनिस बताना शुरू करता है कि तुम्हारा असल में प्लान ये है कि तुम ह्यूमंस को किडनैप करो जो कि असल में गुलाम है, फिर उसके बाद वही उन्हें स्पेस टेलीपोर्टेशन से लेके यहाँ पे आ जाओ और फिर उन्हें रिटर्निंग समनिंग मैजिक को सिखाओ जिसकी वजह से तुम उन्हें वॉर में भेज सकते हो अपने ह्यूमन से, क्योंकि अगर तुम जादूगरनियां जो कि इंस्टिक्ट होने वाली है वो अगर गई वॉर में तो तुम्हें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि क्लोई ही एक ऐसी जादूगरनी है जो कि वो क्विल बना सकती है, तो इसलिए तुम लोग क्लोई को यहाँ पे वापस लाना चाहते हो। तो क्या मैं सच कह रहा हूँ। तो ये सारी बातें सुनने के बाद वो जो जादूगरनी रहती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, और फिर जो अडोनिस रहता है वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे टोकते हुए बोलती है कि हे रुको, तुम्हें आखिरकार कैसे हमारे प्लान के बारे में पता चला। लेकिन फिर भी जो अडोनिस था वो वहाँ से जा ही रहा था इग्नोर करके, तो वो रोते हुए जादूगरनी बोलती है कि अगर तुम्हें पता चली गया है तो प्लीज हमारी हेल्प करो, मैं डोरोका को बिना किसी बात के मरते हुए नहीं देख सकती। तो जो अडोनिस था वो एकदम कोल्ड लुक देते हुए बोलता है कि मेरा ये माइंड चेंज बिल्कुल भी नहीं करेगा क्लोई को रिजरेक्ट करने का, मैं जैसी विचेस कहती है वैसे ही करूंगा, लेकिन अगर क्लोई ने रिफ्यूज कर दिया तुम्हारे प्लान से जाने के लिए तो ये चीज जान जाना कि विचेस मेरी बहुत बड़ी दुश्मन बन जाएगी। और वो एकदम विलेन की तरह ये लाइन बोलता है जिसको सुनने के बाद वो जो विचेस रहती है वो भी डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वही सेरेमनी दिखाया जाता है जिससे क्लोई को रिजरेक्ट किया जाएगा, और फिर उसके बाद अडोनिस वहाँ पे आ जाता है और सारी की सारी जो जादूगरनियां रहती है वो जादू करने के लिए रेडी हो रही होती है, और उसी तरीके से जादू स्टार्ट हो जाता है और अडोनिस उस घेरे में चले जाता है, और फिर उसके बाद अपने जादू को यूज करते हुए बहुत सारी पुरानी यादें अपने फीलिंग्स के द्वारा वहाँ पे लाने लगता है। और फिर हमें बहुत सारी एकदम जो इनकी बैक स्टोरी थी क्लोई और अडोनिस के बीच की वो सारी दिखाई जाती है कि किस तरीके से क्लोई ने अडोनिस को ट्रेन किया, और बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें इन दोनों की दिखाई जाती है। और ये सारी बातें याद करने के बाद जो अडोनिस रहता है वो भी क्लोई को थैंक यू कहता है और फिर आई लव यू भी कहता है, और फिर फाइनली अपना जो लास्ट मैजिक होता है वो करना शुरू करता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि उस पेड़ में जो एक जादूगरनी का शरीर रहता है वो रिजरेक्ट होना शुरू हो जाता है। और लास्टली हम लोग देखते हैं कि उस जो फ्रूट था उसमें से सच में एक जादूगरनी का बर्थ होता है, लेकिन हम लोग अगर ध्यान से देखें तो उसमें लास्ट में हमें दिखाया जाता है वो जादूगरनी असल में क्लोई नहीं होती, उसके पिंक हेयर्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये असल में डोरोका को रिवाइव कर दिया है अडोनिस ने। विच रिजरेक्शन जो प्रोसेस रहता है उसको करते हुए अडोनिस अपने मन में कुछ चीजें सोचता है, बोलता है कि क्लोई मुझे माफ करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी कारण मैं इस दुनिया जो कि तुम्हारी बहुत ही ज्यादा कदर नहीं करती है, ऐसी दुनिया में मैं तुम्हें दोबारा नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वही सारे दर्द सहो जो तुमने सहे थे, इसलिए मुझे माफ करना। और ये सारी बातें वो रोते हुए सोचता है, और फिर उसके बाद एक ऐसा जादू इंचेंट करता है जिससे उसकी जो मेमोरी रहती है वो चेंज हो जाती है। चीज को जो ओफिलिया रहती है वो भी नोटिस कर लेती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो प्रोसेस हो चुका था। और फिर सारा प्रोसेस होने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो डोरोका रहती है वो वापस आ चुकी होती है जिंदा। फिर जो डोरोका रहती है वो जैसी होश में आती है तो वो देखती है कि वो कैसे यहाँ
यहाँ पे किंगडम ऑफ विचेस में आ चुकी है, वो तो मर चुकी थी। फिर जो अडोनिस रहता है उसे बोलता है कि तुमने मुझे बचाया था उस बुलेट से, अब हमारे बीच में जो एहसान बचा हुआ था मैंने तुम्हारी जान बचा के उसे एकदम पूरा कर दिया। लेकिन जो दोरोका रहती है वो बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मैं कैसे जिंदा हो गई, यहाँ पे तो विच क्लोई जिंदा होने वाली थी, अब क्या होगा, हमारा प्लान तो पूरा वेस्ट हो गया। इस चीज को जैसे ही सुनती है पीछे से ओफिलिया तो वो बोलती है कि वाह अडोनिस वाह, तुमने तो बड़ा ही अच्छा एकदम फल दिया हमारे सपोर्ट का, हमने सारी जो रिसोर्सेज थी तुम्हें प्रोवाइड किया है ताकि तुम क्लोई को वापस ला पाओ, लेकिन तुमने हमारी पूरी एफर्ट को वेस्ट कर दिया। फिर जो सारे विचेस रहते हैं वो दोरोका के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि ये जो दोरोका है इसने पक्का कुछ ना कुछ अडोनिस के साथ मिलके चाल चला होगा, और वैसे भी ये तो ह्यूमन ही है, इसको सीरियसली कोई भी विचेस से एकदम लगाव नहीं होगा, इसका अब इंटरेस्ट दोरोका पे हो चुका है, इसलिए इसने दोरोका को रिजरेक्ट करवा लिया है। फिर उसके बाद जो ओफिलिया रहती है वो दोरोका से सवाल करने लग जाती है कि तुमने आखिरकार इससे ऐसा क्या बोल दिया कि ये तुम्हारे पीछे पागल हो गया। तो जो दोरोका रहती है वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। तो जो अडोनिस रहता है उसे बोलता है कि ये मेरा ही फैसला था कि मैं क्लोई को वापस इस दुनिया में नहीं लेके आना चाहता था। तो जो ओफिलिया थी इस चीज को सुन के हंसने लग जाती है और बोलती है कि बकवास बातें मत। फिर ये सारी बातें बोलने के बाद जो ओफिलिया रहती है वो अटैक करने के लिए अडोनिस के ऊपर तैयार हो जाती है, लेकिन उतने ही देर में हम लोग देखते हैं कि अगल बगल बहुत ही ज्यादा एकदम हलचल मचना शुरू हो जाता है। और जो ओफिलिया रहती है वो समझ जाती है कि आखिरकार ये क्या है, वो अडोनिस को बोलती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो जो अडोनिस था वो बोलता है कि तुम भूल गई क्या, मैं परमानेंट प्रिजनर था वहाँ पे, वो मुझे ट्रैक कर सकते थे और मैं अब सारे के सारे जो ह्यूमंस है उसे खत्म कर दूंगा। और वो ये सारा चीज बोलता ही है कि उतने ही देर में बहुत ही बड़ा एकदम लाइटनिंग स्ट्राइक होता है उसी पेड़ के ऊपर जो कि आखिरी बचा हुआ था विचेस को पैदा करने के लिए, और वो पेड़ एकदम जल के खाक हो जाता है। सारे दृश्य को देखने के बाद जो ओफिलिया थी वो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। उसी समय पे हम लोग देखते हैं कि एक इंसान यहाँ पे आ चुका होता है जो होता है जनरल यामाटो, और वो अपने बेस को बताता है कि जो लास्ट ट्री था विचेस को पैदा करने वाला मैंने उसे खत्म कर दिया। और फिर इस चीज को बताने के बाद बहुत सारे जो सोल्जर्स रहते हैं ह्यूमंस वो आ जाते हैं यहाँ पे और चारों तरफ से जो विचेस रहती है उनको घेर लेते हैं। और वो जो लीडर था इन सभी का जनरल वो बोलता है अडोनिस को कि तुम अब खत्म होने वाले अडोनिस, लेकिन जो अडोनिस था वो बोलता है कि तुम ये सोचते हो कि तुम मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन यहाँ पे तुम आए हो मेरे ही कहने पे, मैं अगर चाहता तो यहाँ पे तुम आते ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ ह्यूमंस और विचेस के बीच में बहुत ही खतरनाक एकदम लड़ाई होने की शुरुआत होने ही वाली होती है। इतनी ही देर में बगल में एक जो विचेस रहती है वो बोलती है कि ओफिलिया मैडम आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और वो एक जोरदार अटैक पानी का इनके ऊपर करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमंस थे उनके इरादे कुछ और ही थे। जैसे ही वो जो विच थी वो अटैक करने के लिए बढ़ती है पानी का, तो पीछे से एक ह्यूमन आता है और एक जोरदार स्लैश दे मारता है उसके सिर के ऊपर। इसकी वजह से जो विच रहती है वो वहीं पे एकदम मर जाती है। इस चीज को देखने के बाद जो ओफिलिया रहती है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, लेकिन ये इस चीज को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है कि ह्यूमंस और विचेस के बीच में फिर से अटैक होना शुरू हो जाता है और बहुत ही ज्यादा एकदम घमासान युद्ध होना स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ जो अडोनिस रहता है वो उस जनरल पे अटैक करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जनरल यहाँ पे चालाक निकल रहा होता है, वो पहले ही अटैक कर देता है अडोनिस के ऊपर। लेकिन अडोनिस ने एक शानदार मैजिक स्पेल यूज करते हुए जो जनरल की गन रहती है उससे छीन ली होती है, जिसका यूज करते हुए वो लगातार जनरल पे गोली की फायरिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो विचेस रहती है वो इंसानों पे बहुत ही ज्यादा एकदम भारी पड़ रही होती है और तरह तरह के जो मैजिक के स्पेल्स रहते हैं उसको यूज करते हुए इंसानों को खत्म कर रही होती है। और ऐसे ही होते हुए जो ओफिलिया रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रही होती है कि अब लगता है हम लोग ह्यूमंस को खत्म ही कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो ह्यूमंस की सेकंड बैच रहती है वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और विचेस को खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो जो ओफिलिया रहती है इस चीज को देखने के बाद बोलती है कि ठीक है, तो तुम हमें नंबर्स के द्वारा हराना चाहते हो। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो ह्यूमंस की मेन हेडक्वार्टर रहता है वहाँ पे सारी चीजें एकदम लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही होती है, जहाँ पे सारे के सारे जो चीजें रहती हैं ह्यूमन के हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं अपने ऊपर। और जो मेन बड़े बड़े अधिकारी सब रहते हैं वो सारे अपने साइंटिस्ट से पूछने लग जाते हैं कि आखिरकार हमें तो बताया गया था कि जो विचेस है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, तो इतनी सारी विचेस अभी तक कैसे बची हुई है। और वो इसी तरीके से गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन जो उनकी साइंटिस्ट रहती है वो उन्हें बताती है कि हो सकता है कि जो हमारी सैटेलाइट हमने स्पेस में भेजी थी विचेस के वार के दौरान वो कुछ जो विचेस थी वहां से बच के ही हमारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए स्पेस में चली गई और वहां पे जाके उन्होंने एक प्रोटेक्टिव बैरियर का यूज करते हुए मून पे अपना बेस बना लिया। तो इस चीज का सुनने के बाद जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं जिनका कोई काम धंधा होता नहीं है, बस ऑर्डर करना रहता है उन्हें, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा करना शुरू कर देते हैं अपनी साइंटिस्ट के ऊपर और बोलते हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया ताकि तुम हमें ये सारी चीज का रिजल्ट ला के दे सको, लेकिन तुमने एट लास्ट हमारे साथ क्या किया, कुछ भी नहीं। वो सारे जो अधिकारी रहते हैं इतना ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं कि वो बोलते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही के लिए तुम साइंटिस्ट को हम लोग डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक और अधिकारी रहता है वो इन सारे लोग को शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि जो विच हंटिंग थी वो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है दोबारा से वही विचेस के किंगडम को, जहाँ पे जो
अडोनिस रहता है लगातार हमला कर रहा होता है उसी जनरल के ऊपर, लेकिन जो जनरल रहता है उसे याद आता है अपने पुराने समय कि कैसे जो उसकी बहन है वो उसी के नक्शे कदम पे चलती थी किसी भी तरीके से, और वो चाहता है कि वो जिंदा रहे। और ये सारा जो काम हुआ है वो बस इसी वजह से हुआ है क्योंकि ये विचिस को मारा जा सके। वो तुरंत ही अपना सेंसेस में वापस आता है और फिर उसके बाद बोलता है एकदम गुस्से में अडोनिस को कि ये सारी चीज तुम्हारी वजह से ही हुई है, मेरी बहन की जो हाल है, आखिरकार तुम इंसान यहाँ पे विचिस का कैसे साथ दे सकते हो। और फिर वो एकदम गुस्से में अपने सूट को बोलता है कि 500% अपनी एनर्जी बढ़ा दो, और फिर ऐसे ही उसकी सूट करती है और तुरंत ही वो एक जोरदार पंच दे मारता है अडोनिस को। फिर जो अडोनिस रहता है वो बोलता है दोरोका को कि साइड हट जाए वो, ताकि हम लोग इसे अटैक कर पाए। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो जनरल रहता है वो अपनी सूट का ताकत का यूज करते हुए एक तलवार निकालता है और एक जोरदार स्लाइस दे मारता है। स्लाइस की ताकत इतनी ज्यादा तेज थी कि वो एक ही पल में बहुत सारी जो विचेस रहती है उनको आधा काट के रख देती है। जो अडोनिस रहता है वो भी बाल बाल अपने आप को बचाता है यहाँ पे उस अटैक से, लेकिन बहुत सारी जो विचेस रहती है उस अटैक को देख ही नहीं पाई थी, जिसकी वजह से वो सारी जो विचेस रहती है वो खत्म हो चुकी होती है। जो दोरोका रहती है वो भी इस अटैक से खत्म होने वाली थी, लेकिन जो उसकी एक दोस्त रहती है समय रहते उसे उस अटैक से बचा लेती है, लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाती, जिसकी वजह से जो दोरोका की दोस्त रहती है वो उसके हाथों के सामने ही डेथ कर जाती है। इस खतरनाक दृश्य को देखने के बाद जो दोरोका थी वो पूरी तरीके से एकदम टूट जाती है और रोना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ जो इंसान रहते हैं अर्थ पे, वो हेडक्वार्टर से दोबारा जहाँ इस जगह पे अपने आप को कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं अपने टीममेट से कि क्या हुआ, हमें आपके विजुअल्स नहीं दिख रहे हैं, आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग रिपोर्ट चाहते हैं आपसे, हमें कुछ रिपोर्ट दीजिए। लेकिन यहाँ पे जो दोरोका रहती है वो अपने आप को कोस रहती है कि आखिरकार ये सारी चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही है, हमने आखिरकार ऐसा क्या ही किया है कि हमारे साथ इतना बुरा किया जा रहा है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो अडोनिस रहता है वो एकदम जनरल के सामने खड़ा रहता है और वो सोच रहा होता है कि अब वो जनरल को खत्म कर देगा, लेकिन जो जनरल रहता है वो अटैक करने के लिए बढ़ चुका होता है और बोलता है कि मैंने बहुत सारी विचेस को खत्म कर दिया है, अब बस तुम ही बचे हो और मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है और अडोनिस भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है जनरल को। और जितनी भी जो विचेस बची हुई रहती है वो सोच रही होती है कि अब हम लोग क्या करें, लेकिन उनमें से एक विचेस बोलती है अपनी दोस्तों को कि हमें देखना होगा, हमें किसी भी तरीके से बचाना होगा हमारी एग्जिस्टेंस को, इसलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जीते तो हमें अडोनिस की हेल्प करनी होगी। और वो ये सारी चीजें बोलते हुए सबको मोटिवेट कर ही रही होती है कि उतनी ही देर में पीछे से एक इंसान आता है और उस विच को भी मार देता है। ये चीज इतनी ज्यादा शॉकिंग होती है विचेस के लिए कि वो सारे लोग एकदम सन्न होकर रह जाते हैं। इसी पल के बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो ह्यूमंस के नेक्स्ट बटालियन रहते हैं वहाँ पे आ चुके होते हैं सपोर्ट करने के लिए जनरल के। और अब इस सारे दृश्य को देखने के बाद इतना तो पता चल चुका होता है कि जो विचेस है अब वो खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ जो अडोनिस रहता है वो बहुत ही बड़ा एकदम तगड़ा अटैक यूज करने के बाद उस जनरल की एक हाथ काट देता है। इस चीज को देखने के बाद जो जनरल रहता है गुस्से में बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक हो ह्यूमंस की सोसाइटी के लिए, इसलिए तुम्हें यहाँ पे विचेस के साथ मरना होगा। और ये चीज बोलने के बाद ये जो एपिसोड रहता है वो हो जाता है खत्म। जो जनरल रहता है वो सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाता है अडोनिस के ऊपर, और जो अडोनिस रहता है वो हंसते हुए इस चीज़ को स्वीकार कर चुका होता है। लेकिन अचानक से हम लोग देखते हैं कि जो जनरल रहता है वो अपने आप को एकदम मूव ही नहीं कर पा रहा होता है, और अडोनिस इस चीज़ को देखते हुए हंसता है और बोलता है कि वो आ गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो दोरोका रहती है उसने अपना लव मैजिक करना शुरू कर दिया रहता है, जिसकी वजह से जो जनरल रहता है और जितने भी इंसान रहते हैं वो अपने आप को मूव ही नहीं कर पा रहे होते हैं। और जो दोरोका का लव मैजिक रहता है वो इतना ज्यादा एकदम कारगर साबित हो रहा होता है इंसानों के खिलाफ कि जो इंसान रहते हैं अपने विल से कुछ चीज यहाँ पे हिला तक नहीं पा रहे होते हैं। सारी चीजों को जैसे ही अगल बगल से जो दूसरी विचेस रहती है वो भी देखती हैं तो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि ये दोरोका का जो स्पेल है वही हमें जिता सकता है। और वो सारी लोग दोरोका को बोलने लग जाती हैं कि ठीक है दोरोका, अब हम लोग इंसानों को खत्म कर सकते हैं। और जो अडोनिस रहता है वो भी दोरोका को बोलता है कि दोरोका अब तुम इसे खत्म कर सकती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खत्म कर दो। और जो दोरोका रहती है वो जनरल को भी अपनी तरफ लेके आ जाती है और फिर उसे पूरी तरीके से एकदम कंट्रोल कर रही होती है। जो जनरल रहता है वो इस चीज से बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि आखिरकार कैसे कोई विच मेरे को कंट्रोल कर पा रही है, मेरे पास अपना विल ही नहीं बचा है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो पूरी तरीके से जो दोरोका की लव मैजिक रहता है उसके प्रभाव से एकदम दूर नहीं हो रहा था। और दोरोका धीरे से फिर उसे अपने पास लेके आती है। सारे लोगों को यही लग रहा होता है कि अब वो इस जनरल को खत्म कर देगी, लेकिन दोरोका यहाँ पे एक अलग ही चाल चलती है। वो सीधा बोलती है जनरल को कि मैं नहीं चाहती कि इंसानों और विचेस के बीच में अभी भी युद्ध होता रहे, तो क्या तुम जनरल मेरा साथ दोगे इंसानों और विचेस के बीच में जो युद्ध हो रही है उसको खत्म करने के लिए। और ये चीज जैसे ही सुनता है अडोनिस तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि ये कैसा चीज़ बोल रही है ये। जो दोरोका रहती है वो लगातार बोलती है जनरल को कि अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारे सारे साथियों को यहाँ पे जाने दूंगी और वो अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे और तुम सारे लोग यहाँ से सहखुशी चले जाओगे, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो विचेस और इंसान है
वो एक साथ लड़ते रहे, क्योंकि जो विचेस थी उन्हें बनाया गया था इंसानों की सहायता के लिए। लेकिन अब हम सिर्फ एक दूसरे का खून के प्यासे हो गए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और वो इसी तरीके से बोल रही होती है, लेकिन जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि तुम पागल तो नहीं होगी हो, तुम देख नहीं रहे क्या अगल बगल इन इंसानों ने तुम्हारे कितने सारे साथियों को खत्म कर दिया है। और जितनी भी विचेस बची हुई होती है वो भी यही चीज सुनने के बाद बोलती है कि सही कह रहा है यहाँ पे अडोनिस, थोड़ा सा भी यहाँ पे दिख नहीं रही हो कि हमारे साथ इसने क्या किया है। लेकिन जो दोरोका रहती है उसका तो प्लान कुछ और ही रहता है, और वो थोड़ा सा बोलती है जनरल को कि तुम मेरी बात मान लो तो हम लोग साथ में हो सकते हैं। यहाँ पे मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी खून खराबा। लेकिन यहाँ पे जो जनरल रहता है वो थोड़ा बहुत अपने दम का प्रयोग करते हुए उसके जादू से छूट जाता है, सीधा एक जोरदार मुक्का दे मारता है यहाँ पे दोरोका को। और दोरोका को इतना ज्यादा नफरत दिखता है उस इंसान के द्वारा कि वो जो इंसान रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम लगातार पंचेस की बरसात कर देता है दोरोका के ऊपर। और वो बिल्कुल भी दोरोका की बात नहीं सुन रहा होता है। उसके मन में बहुत ही ज्यादा एकदम नफरत भरी हुई होती है विचेस के खिलाफ, क्योंकि जो उसकी बहन थी उसका ऐसा हालत बिल्कुल भी नहीं होता अगर इस दुनिया में विचेस ही नहीं होती तो। और वो इसी नफरत की वजह से विचेस को एकदम बुरी तरीके से मारने के लिए प्रताड़ित हो चुका है। और इसी चीज की वजह से वो दोरोका को लगातार एकदम पंचेस की बरसात कर दिया होता है। लेकिन जो दोरोका रहती है वो बोलती है कि तुमने भी तो हम जैसी विचेस को मारा है, तुम्हारा भी तो कोई मोटिव अलग नहीं था। माना कि इंसानों ने प्रगति ऐसी कर ली है कि अब उन्हें विचेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो विचेस को मारना शुरू कर दे। विचेस और इंसान साथ में भी तो रह सकते थे। और इस चीज को वो सुनता है। थोड़ा बहुत जो लव मैजिक रहता है दोरोका का वो काम करना शुरू कर देता है। लास्ट में जो अपना विल रहता है वो जनरल पूरी तरीके से एकदम सौंप देता है दोरोका के ऊपर और बोलना शुरू कर देता है कि ठीक है तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये चीज जनरल बोलता है उतनी ही देर में पीछे से जो अडोनिस रहता है वो उस जनरल के सिर को काट के रख देता है। और ये दृश्य इतना ज्यादा डरावना रहता है कि जो दोरोका रहती है वो भी अपने सामने अपने जो लास्ट उम्मीद थी उसको टूटते हुए देखती है। जो अडोनिस रहता है वो ये काम करने के बाद एकदम अपने मन में सोचता है कि मैं बस एक रिवेंज चाहता हूँ इंसानों के खिलाफ, मैं पूरी इंसानी जाति को खत्म करके रख दूंगा। और फिर उसके बाद वो हाथ देता है दोरोका को और बोलता है कि एक ऐसा जादू जो कि इंसान को कंट्रोल करके रख सकता है, ये जादू सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कमाल का है। दोरोका क्या तुम मेरे साथ हाथ मिलाओगी? दूसरी तरफ हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो राजा रहता है इंसानों का वो अपनी एक सोल्जर से पूछ रहा होता है कि हमारी जो टीम गई थी विचेस को मारने के लिए उनका क्या हुआ। तो जो सोल्जर रहता है वो बोलता है कि अभी तक हमारी लड़ाई विचेस के साथ चली रही है, वो बहुत ही ज्यादा एकदम रेजिस्टेंस है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो जीत ही जाएंगे क्योंकि हमारे जो जनरल हैं वो भी उनके साथ गए हैं। तो इसी सुनने के बाद जो राजा रहता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि मैं यहाँ पे उम्मीद करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं चाहता हूँ रिजल्ट, और मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी जो विचेस है वो खत्म हो जाए। तो इस चीज़ को सुनने के बाद जो सोल्जर रहता है वो बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, ऐसा ही होगा। तो इस चीज़ को सुनने के बाद जो राजा रहता है वो बहुत ज़्यादा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली अब इस दुनिया में कोई भी विचेस नहीं बची है, मेरी ये सारी जो कार्यक्रम था मैंने वो पूरा कर दिया है और सारी की सारी जो विचेस है उन्हें खत्म कर दिया। मेरे ही रहम करम पे जो इंसान है इतने ज्यादा आगे बढ़े हैं कि उन्हें अब विचेस की जरूरत ही नहीं। मेरे ही सारे रूल के रेगुलेशंस के बाद जो इंसान है वो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकली विकसित हुए हैं और मैं ही हूँ जो इंसानों के प्रति इतना ज्यादा लॉयल था और विचेस को मैंने ही खत्म किया है। इसी चीज की तरह बहुत सारी चीजें वो बोलने लग जाता है और उसे बिल्कुल भी एकदम सेंसेस पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। इस चीज को जो सोल्जर रहता है वो भी नोटिस करता है कि आखिरकार यहाँ पे राजा को हो क्या गया। फिर वो जो राजा रहता है वो चला जाता है अपनी क्वीन के पास और उससे हग करते हुए बोलता है कि क्वीन तुम मेरी तारीफ करो, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, है ना, मैंने सारी काम जो किया जो तुमने मुझसे कहा था। राजा एकदम बच्चे की तरह कर रहा होता है, पागलों की तरह, और वो अपने पूरे के पूरे जो सेंसेस होता है वो खो चुका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है असलियत उसकी क्वीन की। वो जो क्वीन रहती है वो असल में एक विच होती है जो कि लव मैजिक का यूज कर रही होती है राजा के ऊपर इतने लंबे समय से। और वो तुरंत ही राजा को बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा एकदम काम किया है, अब मैं चाहती हूँ कि तुमने अपना काम खत्म कर दिया तो तुम जाके अब खत्म हो जाओ। और फिर इस चीज को सुनने के बाद जो राजा रहता है वो धीरे धीरे चलते हुए जाता है और अपने ही महल से कूद जाता है। इसकी वजह से जो राजा रहती है उसकी मौत हो जाती है। और इस चीज को ये जो सोल्जर रहता है वो भी देखता है तो वो तुरंत ही बोलता है कि ये क्या हो गया, मुझे सबको बताना होगा कि हमारी जो क्वीन है वो विच है। लेकिन उतनी ही देर में जो क्वीन रहती है उसके ऊपर भी लव मैजिक कर देती है जिसकी वजह से वो भी उसके कंट्रोल में हो जाता है और किसी को खबर नहीं होती है। फिर हमें यहाँ पे क्वीन दिखाई जाती है असली मकसद के साथ और जो दूसरा एक बड़ा पौधे पे बैठा हुआ आदमी रहता है वो भी आता है वहाँ पे और क्वीन को एकदम बो डाउन करते हुए रिस्पेक्ट देने लग जाता है और बोलता है कि अब आपका प्लान कंप्लीट हो चुका है, अब आपके खिलाफ कोई भी यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। जो क्वीन रहती है वो बोलती है कि हाँ, मेरा जो लव मैजिक है वो सिर्फ आदमियों पे क्या काम करता है, इसलिए जो
विचेस थी वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम खतरनाक ओपोनेंट हो सकती थी। अब मैं अपने सारे जो प्लान है उसके लिए आगे बढ़ सकता। फिर जो नीचे वो आदमी रहता है कंट्रोल में विच के, वो बोलता है कि अब ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो आपकी हो गई है। लेकिन ये जो रानी रहती है वो बोलती है कि मुझे इस फालतू की दुनिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बस अपनी दुनिया के लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ। फिर हमें असलियत दिखाई जाती है इसी रानी की, जो कि असल में एक और विच होती है जो कि डोरोथिया ग्रेथ होती है और बहुत सारे दुनिया में ट्रैवल करती है ये। इस चीज़ को जानने के बाद हम लोग ये चीज़ पता कर दिए हैं कि ये जो विच है वो एक पैरेलल यूनिवर्स से आई है इस दुनिया में, और ये किसी एक आदमी को रिवाइव करना चाह रही होती है, जिसकी वजह से इसे ये सारा का सारा जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करना पड़ा। सेम लाइक जैसा अडोनिस करना चाहता था क्लोई के साथ, लेकिन क्लोई को उसने रिवाइव नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये जो रानी है वो एक आदमी को रिवाइव करना चाह रही होती है, इसलिए उसे ये सारी काम करना पड़ रहा है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ। जो अडोनिस रहता है वो एकदम पागल हो चुका होता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि जो दोरोका है उसकी ताकत इंसानों के प्रति अवेंज लेने के लिए कारगर होगी। तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जो दोरोका रहती है वो उस चीज को रिजेक्ट कर देती है। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारी ताकत का यूज करते हुए यहाँ पे जितने भी बचे हुए इंसान है उसको खत्म कर देता हूँ। और वो तुरंत ही सारे के सारे जो इंसान रहते हैं उनको मारना शुरू कर देता है। जो दोरोका रहती है इतने ज्यादा खून खराबा को देखती है तो वो बोलती है कि तुम रुक जाओ, मैं इतने ज़्यादा खून खराबा नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी वो नहीं मानता है, तो दोरोका उसे कंट्रोल करना चाह रही होती है अपने ताकत से। लेकिन जो अडोनिस रहता है उसे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो दोरोका ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती, और उसके लाख बार बोलने के बावजूद जो अडोनिस रहता है वो सारे के सारे इंसानों को ख़त्म करके रख देता है। फिर उसके बाद अडोनिस अपने चाल पे आता है। वो जो जनरल रहता है उसके शक्ल को उखाड़ लेता है और फिर अपने शक्ल पे लगा देता है, और फिर उसके बाद हेडक्वार्टर पे फ़ोन करता है और फिर सारे लोगों को बताता है जनरल बन के कि हमने सारे विचेस को मार दिया है, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, इनफैक्ट सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेलीपोर्टेशन को ऑन करें ताकि मैं ये जो अडोनिस है उसको लेके यहाँ पे आ सकूँ। और इस चीज़ को बोलने के बाद वो फ़ोन रख देता है। ये सारे दृश्य को देखने के बाद जो ओफिलिया रहती है वो बोलती है कि तुम शुरू से यही चाहते थे है ना अडोनिस, तुम्हारा शुरू से यही प्लान था कि तुम हम सभी को मरने दोगे ताकि तुम यहाँ से बाहर निकल सको और इंसानों से अपना बदला ले सको। तो जो अडोनिस रहता है वो बोलता है कि तुम सभी भी मुझसे अलग नहीं हो बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद वो दोरोका को पकड़ लेता है और बोलता है कि हमें यहाँ से अब जाना होगा। लेकिन जो दोरोका थी वो बोलती कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और वो एक थप्पड़ दे मारती है उसे। लेकिन उतनी ही देर पे वहाँ पे जो टेलीपोर्टेशन गेट था वो खुल जाता है और फिर ये दोनों जो रहते हैं वो अर्थ पे टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। तो जो ओफिलिया थी इनके जाते जाते बोलती है कि मैं यहाँ पे फेल हुई, मैं यहाँ पे विचेस को बिल्कुल भी नहीं बचा पाई। लेकिन जो इंसान है वो कॉन्सिक्वेंसेस झेलेंगे गॉड के द्वारा, क्योंकि एक इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ईविल भरा हुआ है वो आ रहा है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग हेडक्वार्टर में देखते हैं कि सारे लोग एकदम गन्स लेके तैयार हो चुके होते हैं टेलीपोर्टेशन साइट पे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका होता है कि जो वो जनरल था वो असल में जनरल नहीं था, अडोनिस था। इसलिए वो लोग जैसे ही टेलीपोर्टेशन गेट खुलता है वहाँ पे तो वो फायर करना शुरू कर देते हैं अडोनिस के ऊपर। और यहीं पे जो एपिसोड था वो हो जाता है खत्म।